नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय हिंद, जय जय हिंद, हिंद, जय जय हिंद। हिंद। To all of viewers in China, ni hao. To all of viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Habari yako jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, where they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And Pradeep ji, और बाकी सब लोगों के लिए कि भाई वो सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Please do subscribe to the channel. And to all of viewers in Kerala, Swagatam. To all of viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. And lots of problems going on in Tamil Nadu now, as a result of which, as a result of the stubbornness and I would say idiotic behavior of the DMK government, all the Hindus and everywhere else are uniting, and they're all saying, what is going on? Sir, it's a Sikh sacred Deepam which has been lit for the last 1,500 years. और वो सडनली आकर के आप जो हैं उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। मतलब ये क्या है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है प्रदीप भाई, हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है because of the 1931 gazette, the Madurai hill belongs totally to the Kartikeya temple, that is the Subramanian Swami temple. वहां पर आप लोगों को प्रिवेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ दीप नहीं जलाएंगे। अरे कौन होते हैं आप लोग यार? सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बड़ी खबर क्या है कि आज द मच maligned मिस्टर प्रसिद्ध कृष्णा, our bowler, he has really done very well indeed. पिछले मैच में ये कहा जा रहा था कि प्रसिद्ध कृष्णा साहब की वजह से हम लोग हारे, उन्होंने 80 रन दे दिए कोई 8 ओवर में। इस बार he has done really well, he has taken 4 wickets. His first 2 overs cost us 27 runs, yes. But the next 8 overs, my God, he was fantastic. For 39 runs, he took 4 wickets. And of course the other one, the boy wonder Kuldeep Yadav, he's there. He's justified his place in the side. That's right. लेकिन प्रदीप जी ये सवाल पूछा जा रहा है, far away from criticism. लेकिन प्रदीप जी ये बार-बार सवाल पूछा जा रहा है कि ये क्या है भाई? सरफराज खान बाहर, मोहम्मद शामी बाहर, मोहम्मद सिराज बाहर, क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर एंटी मुस्लिम हैं क्या है? मतलब व्हाट इज दिस? अभी मोहम्मद सिराज has performed so well, he performed so beautifully even in England, और उसको आपने बाहर कर दिया। मोहम्मद शामी जितना सक्सेसफुल बॉलर और कोई नहीं है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। इनफैक्ट हिज नंबर्स आर बेटर देन जसप्रीत बुमराह, उसको भी आपने बाहर कर दिया। और तो और छोड़िए, जसप्रीत बुमराह को भी बाहर कर दिया। तो मैं तो लोगों से पूछ रहा हूँ ये हो क्या रहा है भाई? चलिए ठीक है, अगर आज आप मैच जीत भी जाएंगे, जिस तरीके से लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, बट देयर इज ओनली द वनडे में आपने जसप्रीत बुमराह को बाहर, मोहम्मद शामी बाहर, मोहम्मद सिराज बाहर और अश्विन बाहर। मतलब ये क्या है? And it is not that people are not criticizing. All the former great test players and cricket players are criticizing. Yes. जिस प्रकार से हो रहा है। The point is, Jay Shah seems to be totally behind the selectors. जय शाह जिस प्रकार से बिहेव, I mean, जब इतना प्रेशर हो रहा है, टॉप के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं इस देश को रिप्रेजेंट किए, सब ने कहा कि ये टीम में ठीक नहीं है, आपने और भी आप कर सकते थे जहां सिलेक्शन वाज कंसर्न्ड। एंड इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड स्पेशली फ्रॉम जय शाह, दैट मींस देयर इज समथिंग, यानी आप इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हो, यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरे हिंदुस्तान की टीम है साहब, इंडिया की टीम है। यस, ये अजीत आगरकर की और गौतम गंभीर की टीम नहीं है। मेरा ये कहना है सिलेक्शन हैज टू बी वेरी वेरी फेयरली आप सिलेक्ट करें टीम को और आगे बढ़िए। ये पाकिस्तान नहीं है, जैसे पाकिस्तान में होता था, जिसके नाम की चिट आ गई उसको आप सिलेक्ट कर लें, नॉट डन। ये दोनों के दोनों जो है ना, नमूने जो दोनों हैं, इनको जितनी जल्दी आप बाहर करेंगे ज्यादा अच्छा होगा हिंदुस्तान के लिए। आई मीन दिस इज टेरेबल, एब्सोल्युटली टेरेबल। पहले तो प्रदीप जी कुलदीप यादव को नहीं ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसको लिया, और इंग्लैंड में मैं आपको बता रहा हूं वी वुड हैव वन द सीरीज। कुलदीप यादव को ये आखिरी 3 के टेस्ट में लेकर के आए, पहले 2 टेस्ट को खिलाया नहीं। और बोथ ऑफ दीज जेंटलमैन। यस। मेरा ये कहना है कि साहब आप जो हैं हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान को कैसे हारता हुआ देख सकते हैं? यू कांट डू दैट। नाउ दैट इज टेरेबल, एब्सोल्युटली। वी विल डिस्कस मोर ऑफ दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, बट एट द मोमेंट ऑफ कोर्स इंडिया डूइंग वेरी वेल इंडीड। वी हैव गॉट देम आउट फॉर 270 एंड एट द मोमेंट रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल playing and doing very well indeed. And both of them are at the moment, India's crossed 100 runs, 101 for no wicket. Rohit Sharma has just scored his 50th
आई थिंक इट इज 62nd 50 और 65th ODI 50, मुझे मालूम नहीं है. And Yashasvi Jaiswal also playing on 39, 39 run. If he sticks around for another 6 to 7 overs, Rohit Sharma, He'll score a century. Yes, yes. He'll score a century. But that is fine. We'll go on to that. But let's go straight across to our guests. We got a great panel of guests with us. Let's go to them. I don't know if any of them is interested in cricket or not, but let's go straight across to them. Can we have our guests on, please? Yes. डॉक्टर अविरल मलिक फोन पे बात कर रहे हैं. सर किससे बात कर रहे हो फोन पे? प्रधानमंत्री जी का फोन आया सर. डॉक्टर अविरल मलिक. योगी जी. जी नमस्कार जी. नमस्कार सर. जय सिया राम. कैसे हैं? जय सिया बस राम. मैं एकदम बढ़िया हूँ. आपको देखकर और अच्छे हो जाते हैं. और आज मैं आपकी जो क्रिकेट के ऊपर नॉलेज है उसको विस्तृत रूप से समझ रहा था. हालांकि मेरा पर्टिकुलरली इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं समझ रहा था. तो आपको काफी वास्ट नॉलेज है क्रिकेट के विषय में. जी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी स्पोर्ट हो उसके बारे में आप मुझसे जब मर्जी चर्चा कर लीजिए. टेनिस, गोल्फ, राइडिंग, कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है सर. मैं उसके अंदर मतलब हम लोग बहुत अंदर घुस जाते हैं उसमें. और जहां तक क्रिकेट का सवाल है, हिंदुस्तान का असली धर्म तो क्रिकेट है सर. क्या है कि बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक. अरे भाई, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर टीम अच्छा करती है तो पूरी देश का खून बढ़ जाता है. पूरा देश में ऐसा उत्साह आ जाता है कि नहीं हद नहीं. और टीम जब बुरा करती है तो फिर तो मतलब जो भी इंचार्ज है उसको गालियां तो पड़ती हैं सर. ऐसी कोई बात नहीं है. मुकेश गांधी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर. नमस्कार. नमस्कार सर. ग्रेट प्लेजर having you here. Today he will love to discuss Putin. Sir, we will discuss Mr. Putin and Mr. Modi. व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी साहब के बीच में जो मीटिंग हुई, जिसकी वजह से वो शॉक वेव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा वेस्टर्न मीडिया पागल हो गया कि ये क्या हो गया. बट दैट्स अ सेपरेट इशू. उसके पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं आपसे. अविरल मलिक साहब, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, तमिलनाडु में डॉक्टर सुधीर ढोने, हाउ आर यू सर? नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय सिया राम. हाउ आर यू? जय सिया. अरे डॉक्टर अविरल मलिक साहब, आप मुझे ये बताइए, जो डीएमके है उनको क्या हो गया है सर? एक तरफ से अच्छा ही है कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया कि कार्तिकेय यानी सुब्रमण्य स्वामी और जिसको मुरुगन कहा जाता है, उनके कहाँ कहाँ पर मंदिर हैं, क्या कौन है वो वगैरह. इस कंट्रोवर्सी की वजह से सब लोगों को ये मालूम पड़ गया. सर वो मदुराई हिल है, 1931 के ब्रिटिश गैजेट के मुताबिक, 1931 के ब्रिटिश गैजेट के मुताबिक ये पूरी जो हिल है वो सुब्रमण्य स्वामी, जो मुरुगन जी का नाम है, भगवान कार्तिकेय का नाम है, शिव जी के पुत्र हैं, वो उस मंदिर की है. वहां पर सामने एक दरगाह है, सिकंदर दरगाह, और जो बनाने दिया लोगों ने, उनका भाई बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसकी आड़ में अब डीएमके ये कोशिश कर रही है कि एक सेक्रेड दीपम होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल लाइट होती है जो हर साल, अब तो खैर पूर्णिमा चली गई है, जब दत्त जयंती थी तो उसी दिन पूर्णिमा भी थी, उस दिन वो लाइट होती है वहां पे. अब आप ये बताइए, हिंदुओं को भारत में, हिंदुओं के बहुमत वाले देश में कोर्ट जाना पड़ता है ये बोलने के लिए कि भैया 1500 साल से हम लोग यहां पर दीप जला रहे हैं, योर लॉर्डशिप प्लीज गिव अस परमिशन एंड प्रोटेक्शन टू लाइट दिस सेक्रेड दीपम हियर. ये क्या हो रहा है सर? आप मुझे बताइए डॉक्टर अविरल मलिक, क्या अब हमें कुछ भी करने के लिए पहले कोर्ट जाना पड़ेगा? अविरल मलिक साहब बताएं प्लीज. जी नहीं, देखिए बिल्कुल, जहां तक विषय एक तरीके से हिंदू देव देवताओं का, हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का, हमारे रिलीजन का, और उसके साथ साथ कोर्ट जाने और कोर्ट ना जाने का, देखिए मैं समझता हूं जहां तक हमारी संस्कृति का विषय है, धर्म का विषय है, वो निश्चित रूप से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारा अधिकार है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है. और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए, किसी प्रकार के बहुत से लोग हैं जो धर्म पर टिप्पणियां करने का काम करते हैं, तो मैं समझता हूं उन लोगों को जनता अपने आप जवाब देती है कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है. लेकिन हाँ, अगर एक तरीके से पर्टिकुलरली बात कर जाए किन्हीं कुरीतियों की या किसी भी चीज की, तो मैं समझता हूं देखिए कौन किस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए. और जहां तक विषय है एक तरीके से अगर बात कर जाए हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की,
उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना, इस चीज को हमें समझना अत्यंत आवश्यक होगा। राहुल गांधी जी, जब पुतिन मोदी एक हिस्टोरिकल समय, एक ऐतिहासिक मीट जो कहते हैं कि इंडिया रशिया टाइज के लिए 2030 तक ट्रेड टॉक्स ट्रेड डील होगा, राहुल गांधी जी को आपने निगलेक्ट कर दिया, बीजेपी ने नहीं बुलाया, यानी मोदी सरकार ने खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को ऑफिशियल पुतिन डिनर पर नहीं बुलाया। ये कहां तक, कब तक आप ये करते रहेंगे? बात यह है कि ऑपोजिशन लीडर को उसका स्टेटस के हिसाब से आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। डॉक्टर मलिक, आप ऑफिशियल पुतिन के डिनर पर उनको नहीं बुलाते, आप शशि थरूर को बुलाते हैं। शशि थरूर ना, कब तक ये भेदभाव करोगे आप डॉक्टर मलिक? जी नहीं, देखिए अगर बात कर जाए राहुल गांधी जी की, तो राहुल जी को कई बार पहले भी इनविटेशंस आए लेकिन राहुल जी नहीं गए, अब वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, अगर लीडर ऑपोजिशन के सम्मान की बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से लीडर ऑपोजिशन का पद कल भी सम्मानित था, आज भी सम्मानित है, भविष्य भी सम्मानित रहेगा, और उसके सम्मान को किसी रूप में ठेस ना लगे इसकी हम चिंता करते हैं। और साथ साथ जहां तक बात है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलने वाली पार्टी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और राहुल जी का अपमान हम किसी रूप में नहीं करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और राहुल जी का अपमान किसी रूप में होना भी नहीं चाहिए, लीडर ऑपोजिशन का सम्मान होना चाहिए, और राहुल जी वरिष्ठ नेता, सम्मानित नेता, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए शशि थरूर जी की भी, तो देखिए शशि थरूर जी की अगर बात की जाए तो वो भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस चीज को भी समझना चाहिए और इस पे निंदा नहीं करनी चाहिए। शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक तरीके से काफी नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए वो वहां गए हैं, तो एक तरीके से वो उन्होंने स्पष्ट भी किया कि वो कमेटी के अध्यक्ष के नाते गए हैं, और इस चीज को भी स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। अगर वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और संसदीय प्रणाली में विश्वास रख रहे हैं शशि थरूर जी, तो कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर जी का विरोध नहीं करना चाहिए। आप मेन मुद्दा छोड़ दिए, उनको ओमिट कैसे कर सकते? ऑपोजिशन लीडर को उनका स्थान तो देना चाहिए। अब देश इंडिया इतना ऐतिहासिक मीट हो रहा है, उसमें आप ऑपोजिशन लीडर को भूल जाते हो। डॉक्टर मलिक जी, आप सब बात किया बस उसको छोड़कर कि उनको आपने ओमिट क्यों किया? नहीं देखिए, हम हमेशा उन्हें याद रखते हैं, हर डिबेट में, हर जगह, हर स्थान पे, हर चर्चा में, हर भाषण में, हर वक्तव्य में, हर विषय में राहुल जी को याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल जी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा किसी रूप में नहीं। वो लीडर ऑपोजिशन है, तो निश्चित रूप से सत्ता में होने के नाते हमारी जवाबदेही है कि भाई लीडर ऑपोजिशन को पूर्ण रूप से सम्मान मिलना चाहिए, और मिलता है। और राहुल जी का अपमान कौन आखिर कर सकता है? राहुल जी तो लीडर ऑपोजिशन है, वरिष्ठ नेता है। और रही बात इन्विटेशन की, और इस प्रकार की पहले भी गए इन्विटेशन, वो नहीं गए वहां पे, वो गए ही नहीं, कई बार पहले भी इन्विटेशन गए। और राहुल जी की अगर बात की जाए, जी पारंपरिक तौर पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और कई प्रोमिनेंट ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, जो इस प्रकार के ऑफिशियल बैंक्वेट होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं के लिए, स्पेशली राष्ट्रपति भवन में, ज्यादातर ऑपोजिशन के लोगों को बुलाया जाता है टू शो बाई पार्टिजन सपोर्ट के पूरा देश जो है आपको, पूरा देश एक है आपका स्वागत करने के लिए। ज्यादातर ऐसा होता है, कुछ सालों से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज है, जो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है या प्रोटोकॉल होता है, ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं, ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल है। पारंपरिक तौर पे सबको बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बुलाया जाता था, बाकी सब लोगों को भी बुलाया जाता था। इंदिरा जी जब थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बार बार बुलाया गया। इसी प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी एल.के. अडवाणी जी, बाकी अन्य जो ऑपोजिशन के नेता उनको बुलाया गया। अब जबकि सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई ये नहीं कह रहा है कि हम लोगों ने प्रोटोकॉल चेंज किया है, लेकिन पिछले 2 साल से या 3 साल से आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था ही नहीं कोई, वैसे भी आप ऑपोजिशन को नहीं बुला रहे, तो क्या कुछ चेंज हुआ है सर? या आपको यह लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जी पुतिन साहब के सामने वहां मोदी जी की बुराई करनी ना शुरू कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं है सर? डॉक्टर मलिक साहब। नहीं देखिए, अगर क्या कहना क्या नहीं कहना वो तो राहुल जी पर डिपेंड करता है, वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या कह सकते हैं, वो तो उनका, मैं समझता हूं उनके क्षेत्र का विषय है। लेकिन हाँ, अगर बात कर जाए राहुल जी की, तो राहुल जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो,
तो मैं समझता हूँ इस चीज को स्पष्ट रूप से सबको समझना चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम हम भारतीय हैं और भारतीय होने का फर्ज हमें अदा करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब बात आती है तो उसमें पक्ष या विपक्ष, आंतरिक राजनीति को छोड़कर, दलगत राजनीति को छोड़कर, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर निश्चित रूप से राष्ट्र सर्वोपरि के आधार पे हमें वहां वक्तव्य देने चाहिए, वहां बातचीत करनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए जहां जहां राहुल जी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ राहुल जी वरिष्ठ नेता भी हैं और गांधी परिवार के एक सम्मानित सदस्य हैं। और गांधी परिवार की अगर बात करी जाए तो गांधी नेहरू परिवार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो, वो प्रधानमंत्री रहे। तो मैं समझता हूँ उनके कालखंड में जिस प्रकार से सरकारें चलती थी उनके द्वारा भी चलाई गई। और हम अगर उस समय अपोजिशन में थे तो विदेश में जाकर के किसी प्रकार से इस प्रकार की आलोचना करने का हम काम नहीं करते थे, चाहे वो राजीव जी की आलोचना का विषय हो, क्योंकि वो आंतरिक राजनीति है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स को हमें एक्सटर्नल पॉलिटिक्स से, एक्सटर्नल अफेयर्स से अलग रखना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके भारत के किसी भी नेता की आलोचना या बुराई करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम हम सब भारतीय हैं, उसका फर्ज हमें अदा करना चाहिए। राइट, सो लेट मी गो टू डॉक्टर सुधीर ढोने। सुधीर ढोने साहब, शशि थरूर साहब को निमंत्रण भेजा गया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और चले भी गए, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं वो तो मोदी जी की और क्या नाम है उनका, व्लादिमीर पुतिन साहब की, कि क्या समिट हुआ, क्या जबरदस्त हुआ। तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है शशि थरूर साहब जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस पार्टी जो है उनको निलंबित कर दें पार्टी से। मुझे ऐसा लग रहा है, अब आप बताएं सर, डॉक्टर ढोने। नहीं सर, ऐसा है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है मोदी जी की तारीफ करना। वो उनके कुछ तो भी फंसे हुए हैं, किसी की तरफ कुछ केस चल रहा है, किसी की ईडी की है, किसी की बीवी की जो है संशयास्पद मृत्यु की है, ऐसे है लोग। तो कोई हर आदमी कोई कांग्रेस में भी है तो सभी कोई बेदाग छवि वाले तो है नहीं। उसमें भी कुछ लोग हैं जिनकी छवि दागदार है या जिनको ईडी का डर है, तो ऐसे लोग मोदी जी की तारीफ करते हैं। उसमें से ये कि हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। और एक बात ऐसी है कि वो राहुल जी को इसलिए नहीं बुलाते कि राहुल जी का जो है नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि पुतिन जी उनको मिलने के बाद ऐसा बोल सकते कि भाई राहुल गांधी बहुत बढ़िया लीडर है, क्या सोच है, क्या अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा डर मोदी जी को लगा होगा कि कहीं पुतिन जी उनकी तारीफ ना कर दे, क्योंकि राहुल जी का इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है, बात भी अच्छी करते हैं और उनको सब नॉलेज भी रहता है, विदेश में पढ़े हुए हैं। तो इसलिए हो सकता है। और अपने मोदी जी को पुतिन से बात करने के लिए डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते, उनको बीच में दूसरे आदमी को लेना पड़ता है बात करने के लिए। तो इसलिए डर की वजह से उन्होंने शायद राहुल गांधी को नहीं बुलाया। ढोने साहब, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, बाकी जब सब चीजें तो समझ में आ गई, राहुल गांधी जी को रशियन आती है? रशियन बोलते हैं? इंग्लिश, रशियन की बात नहीं, इंग्लिश तो आती है। व्लादिमीर पुतिन इंग्लिश में बोलता ही नहीं है, बहुत कम बोलता है। व्लादिमीर पुतिन जान करके अंग्रेजी आते हुए भी सिर्फ रूसी में ही बात करता है सर वो। नहीं तो ठीक है, तो राहुल गांधी अगर राहुल जी को अगर इंग्लिश आती है और रशियन आती नहीं और पुतिन को इंग्लिश आती नहीं, तो एक जो है जिसको दोनों भाषा समझती है एक आदमी सफिशिएंट है। मोदी जी के लिए तो दो आदमी रखना पड़ेगा ना, एक हिंदी वाला, एक इंग्लिश वाला। पुतिन को आती है रशियन वाला, पुतिन को अंग्रेजी आती है, बोलता नहीं है वो, कभी नहीं बोलता। बट पुतिन बोलता नहीं है, अंग्रेजी में कभी नहीं बोलते। क्या राहुल गांधी जी का बचपना, जो बचपना है, अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, पार्लियामेंट में जाके जादू के जप्पी देना, ये पार्लियामेंट के इतिहास में, लोकसभा में कभी नहीं हो गया कि एक लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर जाके प्राइम मिनिस्टर को जादू के जप्पी दे रहे हैं। व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन, सुमित्रा महाजन थी स्पीकर, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि इस प्रकार से आप बिहेव नहीं कर सकते। क्या दूसरे दिन फिर अलग वक्ती पर भगवान शिव के पिक्चर निकाल के पूरे लोकसभा में दिखा दिया। तो क्या ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर, ये बचपना, ये इसके लिए उनको नहीं बुलाया जाना, क्या देखते हैं आप? ऐसा जादू, नहीं है, जादू के जप्पी कैसे बोल सकते हैं? जादू के जप्पी को क्या बोलते हो? जादू के जप्पी जो मोदी साहब को गले मिलने गए थे तभी लोकसभा में, वो क्या एक्ट था? यानी नवाज शरीफ को वो गले लगाएंगे मोदी जी, वो चलता है, और मोदी जी को राहुल गांधी गले लगाएंगे वो नहीं चलता लोकसभा सेशन में। हाँ नहीं, क्यों नहीं चलता है सर? ये कहाँ के रूल है? ये कौन से रूल है?
और वहां पे आप पिक्चर की बात करते हैं, आप वहां पे बाबरी मस्जिद के फोटो दिखाते हैं, वहां मस्जिद के खिलाफ नारे लगाते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली बातें कहते हैं, वो चलता है आपको। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद है जो इस तरह की बातें करते हैं, वो चलता है। और किसी हिंदू धर्म के भगवान का, हिंदुओं के भगवान का फोटो दिखाना ये गलत हो गया। इस हिंदुस्तान में हिंदू देवताओं का फोटो दिखाना अब बीजेपी के राज में ये गलत हो गया। और वंदे मातरम कहना, संसद में वंदे मातरम कहना, ये भी अभी बीजेपी के राज में गलत हो गया, देशद्रोह हो गया। ये तो इसका मतलब ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और वंदे मातरम का जो प्रेम है ये सब ढोंग है, यही है। और आपको बताओ, सुमित्रा महाजन जी जो है ना, वो तो सब जितने भी सांसद सभापति है सब मोदी जी के प्रेशर में रहते हैं। जब हाउस में रहते हैं तो वो ओम बिरला हो या धनराय, वो जाखड़ जी थे वो है, या फिर ये धनखड़ और या सुमित्रा महाजन हो। हालांकि सुमित्रा महाजन ने एक बार बताया था कि उनकी पोती आई थी। अब सुमित्रा महाजन तो मराठी है, तो वो उनकी जो पोती है वो आई थी दिल्ली, तो उन्होंने उनको जिद किया कि हमको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मिलना है। तो फिर उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया कि भाई मेरी पोती है, वो कहती है कि हमको राहुल गांधी को मिलना, प्रियंका गांधी को मिलना है। तो बोले ठीक है, आप आइए हमारे घर पे। तो वो उनके पोतियों को लेके घर पे गई, राहुल जी को मिले, प्रियंका गांधी को मिले, उनके साथ फोटो सेशन किया। तो ये तो उनके जो सुमित्रा महाजन की जो पोती है उनमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्रेज है। आप पूछ लीजिए हुआ कि नहीं ऐसा, हुआ तो ये हकीकत है। हुआ करेक्ट। और सुनिए, अभी जो आचार्य कृष्णम है, उन्होंने ये कहा कि भाई राहुल गांधी जैसे लोग संसद में हैं तो हमको ये शर्म की बात है। तो उस पे मैंने कमेंट पढ़े। हालांकि वो जो मीडिया था, वो कोई मीडिया वाला कोई कांग्रेस के फेवरेबल मीडिया नहीं है, उसमें आम पब्लिक जुड़ी हुई है, सभी पार्टी के लोग उसके फॉलोअर है उस चैनल के। तो उन्होंने जैसी डाली, मैंने कमेंट देखी है, 99% कमेंट राहुल गांधी के फेवर में और आचार्य कृष्णन के विरोध में है। आप खुद भी देख सकते हैं। तो राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है बहुत बढ़ रही है। तो लोगों को एक विश्वास हो गया कि राहुल गांधी ऐसा नेता है कि जो बेबाक तरीके से बात करता है, किसी तो को सर डरता नहीं और सच्ची बात करता है। कांग्रेस की क्या राय है व्लादिमीर पुतिन साहब के विजिट को लेकर के? इसमें पहले मैं जरा संदर्भ में बता दूं, ये रशिया के साथ जो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त से स्थापित हुए और आगे चलते रहे। इंदिरा जी के वक्त उनको बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ बना दिया गया, बहुत ताकतवर हो गए। और न जाने कितनी मर्तबा उस वक्त की सोवियत यूनियन और अब का रशिया, न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया। तो अभी जो पुतिन साहब आए हैं उसके बारे में कांग्रेस पार्टी की और आपकी व्यक्तिगत क्या राय है, वो जरा बताएं सर प्लीज। ऐसा है सर कि ये जो रशिया है भारत का दोस्त था जी, और रशिया के खिलाफ अमेरिका है ना। हेलो जी बोले सर, बोले आप बोले। हाँ, तो रशिया अपना दोस्त तो रशिया ही था पहले से जी। अब की बार ट्रम्प सरकार किसने किया था, और यहाँ पे जो होम हवन किसने किया कि ट्रम्प जीतने चाहिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने नारा दिया था अब की बार ट्रम्प सरकार। तो अपन तो जो रशिया का दुश्मन है उससे दोस्ती करने को चले थे। ये तो गलत डिसीजन था और वो तो सिद्ध हो गया कि गलत था, क्योंकि वो जो हिंदुओं के खिलाफ है असीम मुनीर, और जो हिंदुस्तान के खिलाफ है और हिंदुओं के भी खिलाफ है, उसको व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है। यही ट्रंप ने बुलाया। इसी देश के नागरिकों को हथकड़ी पहना के हिंदुस्तान में भेजने का काम ट्रंप ने किया है। सिर्फ हथकड़ियां नहीं, बेड़ियां पहना के, हथकड़ियां नहीं, बेड़ियां पहना के, बेड़ियां चेन्स में भेजा। बेड़िया हाथ और पैर दोनों। जी करेक्ट। हाँ दोनों, बेड़िया पहना के इनको भेजा गया इतनी बुरी तरह से। और हिंदुस्तान, और बोले हमने वार रुकवाया,
जब हम पाकिस्तान के दो टुकड़े, हमारी जवान को हम सैल्यूट करते हैं, हमारे सेना को हम सैल्यूट करते हैं कि वो वक्त आ गया था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले थे, आहा। लेकिन लेकिन अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर कर दिया। तो ये तो बहुत गलत चीज है। ये कभी इसके होते हैं, उसके तो होते हैं, आप कभी क्या इनके साथ। खुश हैं या नहीं है? आप खुश हैं या नहीं है पुतिन साहब के यहाँ आने पर? ये तो नहीं नहीं पॉलिटिकल खुश बात हो गई। सर, ऐसा है किसी हर, देखिए ये देश, ये हिंदुस्तान जो है ये स्वतंत्र देश है और अपने सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहने चाहिए। Correct. ये तो हकीकत है। Absolutely true. गांधी? That is पंडित नेहरू जी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, के हम लोग सबके साथ हैं, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है। करेक्ट। तो मुकेश गांधी साहब, व्लादिमीर पुतिन साहब के यहां पर आने से अब तो ये प्रूव हो गया कि पंडित नेहरू वाज राइट, कि पंडित जी की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, कि भारत जो है उसी के साथ रहेगा जो भारत के साथ रहेगा। आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम आपके साथ नहीं है, आप हमारे साथ हैं तो वेलकम। क्यों मुकेश गांधी साहब, बोलिए सर। बराबर है राजीव जी। सब आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। और सबसे पहले तो आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस है, जी हाँ। महापरिनिर्वाण दिन है। तो पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हम सत सत प्रणाम करते हैं। जी जी, जय भीम, जय भीम, जी हाँ। जय भीम। और आज बाबरी मस्जिद भी टूटी थी 1992 में, वो भी। और सर आज ही बाबरी मस्जिद का अभी वो हुमायूं ने वेस्ट बंगाल में, मेरे ख्याल से मैंने अभी रिपोर्ट में पढ़ा कि कुछ शिलारोपण का भी कुछ काम, कुछ पत्थर वहां गाड़े हैं। मुर्शिदाबाद में, ऐसा लगा है। हुमायूं ऐसे तो हुमायूं ममता कबीर। बनर्जी जी ने उसको हुमायूं भगा दिया कबीर है, है। पार्टी में से बाहर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अभी वो बात भी करेंगे, पहले पुतिन साहब की बात कर लें सर। नहीं, अभी पहले मैं पुतिन साहब के ऊपर आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। मैं सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ जी। कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रशिया के तरफ ही पहले से हमारे देश का लगाव, उनके साथ में सहयोगात्मक कार्य और सहयोग से हमारे राष्ट्रीय अलग अलग विविध योजनाओं का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने रशिया की मदद से पहले से किया था। तो आज जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रक्रिया शुरू की थी वो नरेंद्र मोदी तक एक्सटेंड हुई है। और रशिया के साथ हमारे संबंध टूट जाए उसके लिए अमेरिका ने और अन्य देशों ने भी कुछ प्रयत्न किया, पाकिस्तान ने, चाइना ने भी उसमें बहुत अपने हाथ मिलाए। फिर भी मोदी जी ने एक दीर्घ दृष्टि से और भारत के आर्थिक उन्नति के बारे में अपनी दृष्टि रखते हुए आपने, नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के साथ ये संबंध को आगे बढ़ाया है। इनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। राइट। और ये जो पुतिन जी के साथ में जो हमारी मीटिंग हुई है, ये मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ये जो जेस्टर और जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जितने भी मेमोरेंडम बने हैं, जितने भी सहयोगात्मक कार्य हुए हैं, वो तो उसके लिए मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही हमारे देश के लिए अच्छा हुआ है। सबसे ज्यादा तो मुझे एज ए वर्करों के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के वर्कर वहां बिना वीजा जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। इससे जो इंडिया के जो आज हमारे वर्कर्स को आज थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेक्निकल भी लेकर के कॉमन लेबर तक का सबको रशिया में बहुत बड़ा काम मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सभी संधियां अच्छी हुई है, पर ये संधि मुझे पसंद है क्योंकि हमारे कॉमन जो वर्कर्स है उनको एक काम मिलेगा। आपने नेहरू, दूसरी बात सर, दूसरी बात, हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जिस तरह से, द्रौपदी जी ने जिस तरह से जो डिनर पार्टी रखी, और मैं शाकाहारी हूं, शुद्ध शाकाहारी हूं, और उन्होंने पुतिन जी को हिम्मत से, दो बात हुई कि शाकाहारी भोजन पूरा वो डिनर पार्टी में सर्व किया गया और मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट दी, पर साथ में हमारी भगवद गीता रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई भी थी। ये हमारी परंपरा का गौरव है, उसकी हमें अस्मिता अभिमान होना चाहिए। गांधी, आपने नेहरू जी का तारीफ किया, गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब, आपने नेहरू जी का तारीफ किया। राजनाथ सिंह ने नेहरू जी का आलोचना किया, बोले तब के बाबरी मस्जिद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उनको
पब्लिक मनी से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी बनाना चाहता था, रिबिल्ड करना चाहता था बाबरी मस्जिद को। राजनाथ सिंह का आरोप है मोदी जी पर, नेहरू जी पर, और सरदार पटेल ने उनको रोका। आज सोनिया जी ने खुलेआम आपको ऐलान के हिसाब से कहा कि डोंट डिस्क्रेडिट द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। शी हैज टोल्ड द बीजेपी, आप नेहरू के लेगेसी को डिस्क्रेडिट मत करो ऐसे ऐसे अफवाह फैलाकर। हाउ डू यू सी दैट? एक तरफ आप बोल रहे हो, एक तरफ राजनाथ सिंह कुछ और कह रहे हैं। गांधी साहब, रशियन रिलेशन के साथ में हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में नेहरू जी के जो अच्छे कार्य है इसकी मैं प्रशंसा करता हूं, पर जो राजनाथ जी ने जो कहा है उनका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने सही कहा But where is the evidence? कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के But where is the लिए evidence? राजेंद्र प्रसाद को वहां न जाने के लिए इतना प्रेशर किया गया, और सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ वो मंदिर के ट्रस्ट के लोगों के पैसे से हुआ था। और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारी सरकार बनाएगी, तो उनका विरोध तो होना ही चाहिए। और सर, पहले से सोमनाथ आपने मंदिर देखा के है बारे में जो आप कि बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके राहुल गांधी तक सर सोमनाथ मंदिर के बारे में जो आपने तुष्टीकरण कहा, का कार्यक्रम चालू ही है। सर सोमनाथ मंदिर के बारे में वो सही उठाया। मुकेश गांधी साहब, सोमनाथ मंदिर के बारे में जो आपने कहा वो काफी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबरी मस्जिद जो जर्जर हालत में थी उसको रिपेयर कराने की बात पंडित नेहरू ने कहां कही है, मुझे तो आज तक मिला नहीं। राजनाथ सिंह जी के पास होगा कोई पेपर, मेरे पास तो आया नहीं। और बाकी रक्षा भी मंत्री ऐसे थोड़ी हवा में बात कर सकते हैं। सर, किसने बोला आपको नहीं कर सकते? किसने बोला आपको नहीं कर सकते? किसने बोला? मोदी जी तो किसने पूरी बोला हवा आपको में नहीं बातें कर करते हैं। सकते? सर आजकल तो हवा बात हो रही है। अरे इतने हैं कि मोदी जी कैसे फेंकू Where is the है, evidence? मोदी जी कितने झूठ बोलते हैं, इसके तो कई बार वीडियो वायरल हुए, रील्स सर, may I say something? 1 minute, डॉक्टर ढोने, 1 minute सर। सर, बाबरी मस्जिद का केस जो है वो असल में फाइल हुआ था 1873 में, उसके बाद 1948 में एक बार फिर उसको रिवाइव किया गया। दैट एरिया वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट इन 1948 राइट अप टू द टाइम ऑफ व्हेन बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड ऑन December 6, 1992। तो ये पंडित जी ये बात कह ही नहीं सकते, तो कोर्ट की प्रोटेक्शन में है, बिना कोर्ट ऑर्डर के कैसे? एंड पंडित जी वाज वन पर्सन हु वुड नॉट टेक अ सिंगल स्टेप अगर कहीं पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। तो ये तो मुझे बात बड़ी अजीब लगती है सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये तो ऐसा है, राजनाथ सिंह जी ने उनके लिए एक बुक का, एक आर्टिकल का रेफरेंस भी दिया है। सर कौन सी बुक? वो भी उन्होंने, हाउ डज इट मैटर सर? डज इट हैव एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? कर सकते हैं सर, डज इट हैव एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट बुक? अगर उस बुक में डॉक्यूमेंट माने क्या, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा था, उसका सर सोमनाथ मंदिर के ऊपर किसने बोला नहीं? सर देयर इज नो सर, नो सर, सोमनाथ मंदिर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद की नोटिंग है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड, कि प्रेसिडेंट का वहां जाना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व्ड, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, किसी मंदिर के निर्माण में प्रेसिडेंट साहब को नहीं जाना चाहिए। ये राइटली और रॉन्गली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेहरू का व्यू था, एंड इट इज नोटेड सर, ये डॉक्यूमेंट है। नहीं सर, राजेंद्र प्रसाद जी का पूरा करियर नेहरू जी ने डिस्टर्ब कर दिया। सर सो व्हाट, इट्स पॉलिटिक्स, ही वाज अ पॉलिटिशियन, ही वाज नॉट अ सेंट। संत थोड़ी थे सर, पॉलिटिशियन थे ना। अभी छोड़ दीजिए। अरे सर, मुझे आप एक बात बताइए, तो फिर अभी भी बात कर रहे हैं। अभी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जिहाद का इश्यू तो अभी भी बात कर रहे हैं सर। आपने मोदी ने आपने राजन बाबू की बात करी, वापिस वो इश्यू को खड़ा किया। राजन बाबू की आपने बात करी। 5 दिसंबर को वकाफ बोर्ड का जो अपना उम्मीद पोर्टल था वो एक्टिव करने का था, और उसके लिए जो भी डिटेल करनी थी उसके खिलाफ में दो बाजू से ये गठबंधन ने काम किया। एक बाजू में से बाबरी मस्जिद का निर्माण वेस्ट बंगाल में कराने की बात की, और दूसरी 5 दिसंबर को वक्फ बोर्ड का इंप्लीमेंटेशन आने वाला था, तब उसके सामने ये उम्मीद पोर्टल के सामने अगेंस्ट में काम करना चाहिए। तमिलनाडु ने
जैसे आपने मंदिर की बात बताई, जी, आज बड़ी- 10% खाली उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया है। दुरुस्त बात है। और आज पूरा और आज स्टेटिस्टिक्स सुप्रीम में कोर्ट अभी में गए। डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, सब मेरे पास फैक्ट एंड फिगर्स है। सर मद्रास हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू फॉलो दिस, यस, और फॉलोइंग चालू है। पर फिर भी आज जो कांग्रेस की और जो दूसरी गवर्नमेंट है सेक्युलर के नाम पे, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और खाली प्रॉपर एक बाजू में से आप हमारे राम सेतु के बारे का, राम जी के बारे का, मंदिर का वो थे कि नहीं उसका पुरावा मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। और दूसरी ओर आप अपनी 50-100 साल पहले हुमायूं या बाबर तो आपको जमीन देके नहीं गए तो ना, आप डोनेशन में आप भी मांगते हो, जमीन तो आपने हड़पा आप ली है। भी मांगते तो जमीन का हो। proof मुकेश गांधी मांगते साहब, हैं। सॉरी, तो proof मुकेश गांधी है। साहब, अरे अरे अरे, मुकेश गांधी साहब, राम सेतु के बारे में प्रूफ तो आप भी मांग रहे हो, यानी बीजेपी की सरकार मांग वो रही बात है। अभी छोड़िए, मेरा जो प्रश्न No, sir, no, I can't. I cannot debate. मेरी बात को BJP डाइवर्ट मत कीजिए, सर। government has मेरी बात को आप filed, the डाइवर्ट मत कीजिए। मैं BJP जो कहना चाहता हूँ, government, the मैं BJP जो- legal department has filed an affidavit in the अरे Supreme ये राम Court. सेतु के बारे में हमारी राम पूरी चर्चा हो गई है। सेतु के पुरावे नहीं है, ये लीगल डिपार्टमेंट ने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट पुराने, में। मैं वही तो कहता हूँ, मैंने वही आपकी बात तो मैंने कही है कि राम सेतु के बारे में प्रूफ मांगते हैं, राम जी का अस्तित्व था कि नहीं उसके बारे में प्रूफ मांगते हैं। अभी की सरकार, तो वक्फ बोर्ड आज की सरकार, के लिए मेरा कहने का मतलब क्या, आप ट्विस्ट मत कीजिए इसको। मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्लियर है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को डिक्लेयर करना है तो उनका प्रूफ गवर्नमेंट मांगती है, तो वो क्यों नहीं देते हैं? बस राइट, मेरा इतना ही डॉक्टर सवाल है। अविरल मलिक, डॉक्टर मलिक, क्या वक्फ बोर्ड का जो नया बिल जो पास हुआ है, और काफी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पूरी की पूरी जो है, अब पूरी के ऊपर नहीं, काफी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी रजामंदी मिल गई है। सर ये सरकार इतनी कमजोर है कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही? आप बताइए मुझे, ये क्या हो रहा है? वक्फ बोर्ड को 5 तारीख को उनको अपनी सारी प्रॉपर्टीज का ब्यौरा देना था, अभी वो नहीं दे रहे। अब आप बताइए अविरल मलिक साहब, ये क्या है? ये तो बगावत हो गई ना। बोले जरा डॉक्टर मलिक। जी नहीं, देखिए अगर वक्फ की बात कर ली जाए तो वक्फ की संपत्तियों की अगर बात की जाए तो वो तो ममता बनर्जी ने भी अभी यूटर्न लिया है, यूटर्न मारने का काम किया है, टीएमसी ने भी यूटर्न मारा है। और जिस तरीके उस यूटर्न से वो यूटर्न प्रूव करता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार जो फैसले लेती है वो पूर्ण रूप से एक तरीके संविधान और सेकुलरिज्म के आधार पर होते हैं और उसके आधारित होते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए वक्फ बोर्ड की, वक्फ की संपत्तियों की और वक्फ बोर्ड के एक तरीके से कायदे कानूनों की, तो मैं समझता हूं जहां देखा वहीं कब्जा कर लिया। ये तो किसी रूप में लीगल नहीं था, ये तो किसी रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। Correct. कि जहां चाहा वहां कब्जा कर लिया, जहां नो वकील, नो दलील, नो अपील, ये वाला एक तरीके से कानून चल रहा था इस देश में। और उसके बाद अगर परिवर्तन करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है, उसका विरोध करना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। इसे सबको समर्थन करना चाहिए, सही चीज को सबको समर्थन करना चाहिए। कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते मिलते हैं कि भाई कांग्रेस के लोग वो कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं तो हमारा जवाबदेही है, हमारा काम है विरोध करना। निश्चित रूप से विपक्ष होने के नाते उनका काम है विरोध करना, लेकिन जो सही काम है उसका भी विरोध किया जाए ये अनिवार्य नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो विपक्ष है उसको भी इस चीज का सहयोग करना चाहिए। और राजनीति की अगर बात करी जाए तो हम तो उस परंपरा के लोग हैं, अटल जी की परंपरा के लोग। अंबेडकर जी, लेकिन अभी करेंगे क्या सर, ये तो बता दो। अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर लोकतंत्र को और संविधान को हर्ट किया वो बीजेपी ने हर्ट कर दिया है। अंबेडकर के आइडियोलॉजी को और किसी ने हर्ट किया वो बीजेपी ने हर्ट कर दिया। अंबेडकर के स्टेचर को बिलिटल करने का काम किया है तो बीजेपी ने किया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आपने संविधान को खत्म करने की कोशिश की है, आपने वीक करने की कोशिश की है, आपने इस प्रकार से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खात्मा कर रहे हो डॉक्टर मलिक साहब। और वन मैन रूल इस देश पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप यहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते हो। डॉक्टर मलिक, आप अंबेडकर को बहुत ठेस पहुंचा दिए, अंबेडकर जी को। जी नहीं, देखिए अगर ये बात समाजवादी पार्टी ये आरोप कांग्रेस पे लगाए तो कुछ एक मिनट के लिए समझ में भी आता है, लेकिन बीजेपी पे लगाना तो किसी रूप में सही इसलिए नहीं बनता क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया कि संविधान को समाप्त करने, ठेस पहुंचाने का काम किया।
क्योंकि समाजवाद और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से अलायंस कैसे चल रहा है ये भी मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पूरी राजनीति अगर आधारित थी तो कांग्रेस विरोध पर आधारित थी, और सबसे बड़े मुखर विरोधी थे नेहरू जी की विदेश नीति और रक्षा नीति के, और वो विरोधी थे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। और आज दोनों का आपस में गठबंधन है, खैर वो बेमेल गठबंधन है, अब कितने दिन चलता है, क्योंकि सपा के भी जो नीचे के कार्यकर्ता है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के जो नीचे के कार्यकर्ता है वो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अलग अलग पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, सबको ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा चुनाव लड़ने का, क्योंकि बहुत से टिकटार्थी दोनों पार्टियों में है। तो उस नाते यहाँ के संगठन का तो यही फीडबैक है। और बाकी जहां तक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है कि नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने 1975 के मध्य में किया था, और इमरजेंसी इंप्लीमेंट करके किया था, और सबको भेजा था, थोक के भाव में पूरे विपक्ष को जेल उतार दिया था, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, और पत्रकार रहे हो, हमारे प्रेरणा स्रोत चरण सिंह जी को भी जेल भेजा था, राम लोहिया जी हो या फिर जितने भी सोशलिस्ट सेकुलर लोग सब जेल पहुंचा दिए। जर्नलिस्ट भी थे सर, जर्नलिस्ट को मत भूलिए। संविधान बदलने के बाद जर्नलिस्ट तो ऐसे थे कि आप लोगों के पूरे एक तरीके से अगर बात कर जाए जर्नलिज्म पे तो ताला जड़ दिया था, प्रेस की बिजली काट दी थी, अखबार छपने बंद हो गए थे, और कोर्ट्स को मुट्ठी में ले लिया था, वो भी दौर सबने देखा। सर सेंसर बैठता था, चाहे मोरारजी देसाई जी रहे हो, सर सेंसर बैठता था, नारायण जी रहे हो, सबको जेल भेजा। सर सेंसर बैठता था हर एक अखबार के ऑफिस में ये तय करने के लिए कि ये स्टोरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी आपको बता दूं। और साथ में हमारे तो काफी रिश्तेदार थे जो जेल में थे सर, हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, आई वाज जस्ट इन द 10th स्टैंडर्ड, नो सर, एट दैट टाइम आई वाज इन द 7th, 1975 की बात है। नहीं, उसमें विवाद भी हुआ था, आपने शायद वो आपको तो मालूम होगा वो विवाद, इंद्र कुमार गुजराल जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और संजय गांधी जी का विवाद हुआ था, फिर मंत्रालय भी बदल दिया गया था, वो भी मामला सामने। सर गुजराल साहब ही नहीं, बहुत लोग थे, और ये भी आपको बता दूं, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं है या शायद आप लोगों को प्रेरणा मिली हो इसी एक्शन से इंदिरा जी के जितने भी पत्रकार और पॉलिटिशियंस को जेल में डाला गया था उन सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, जैसा आप लोग अभी कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के, वही कर रहे हैं ना। बट संविधान को बदलने का काम आपने बोला था डॉक्टर मलिक, इसलिए चुनाव भी आप कम हो गए, मेजोरिटी नहीं मिला आपको, लोग आप पर विश्वास किए जब संविधान को बदलने की बात कर दी आपने। हार गए, बोलिए सर, हार गए। हारे कहां सर, 240 इसलिए आपका सीट 240 सीट लगे आगे हार गए यार, क्या ये संविधान को बदलने का 300 सीट पर से 240 पे आ गए, हार गए। तो संविधान को बदलने का काम पे खड़े हैं आप। क्या अंबेडकर के विचारों को ये बिलिटल करना नहीं है डॉक्टर मलिक? अभी दोनों साहब क्या इसलिए आगे मलिक साहब आगे पूछिए। देखिए जी, हाँ, संविधान जहां तक विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो अंबेडकर जी के आदर्शों के आधार पर सबको चलना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, कम्युनिस्ट पार्टीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक नागरिक को अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान के आधार पर चलना चाहिए, और संविधान लोकतंत्र सबसे ऊपर होना चाहिए, मजबूत होते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ क्योंकि सर्वप्रथम हम सब भारतीय हैं, और निश्चित आप बदलने की कोशिश किए थे, आप भटक रहे हो, बदलने की कोशिश किए थे, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, मैं उसका मैं जवाब दे देता हूँ। एक परसेप्शन बन गया था, वो लल्लू सिंह जी का स्टेटमेंट आया था, लल्लू सिंह जी का स्टेटमेंट हो कुछ इस टाइप का, शायद दिया कुमारी जी का भी हल्का स्टेटमेंट था, लेकिन उसको ऐसा ट्विस्ट करके ऐसा दिखा दिया जैसे संविधान को बदलने की बात हो गई। लेकिन जब गांव में कोई व्यक्ति जाता है, सब समझते हैं गांव की भाषा की अगर बात कर जाए तो गांव में अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो चलेगा नहीं, और कोई करेगा भी नहीं इस टाइप की हरकत की कोई नेता हो इस देश का और अंग्रेजी बोलने लगे। तो उस आधार पे उन्होंने कहा कि संविधान में अब वो एक तरीके से एक सवाल आपसे पूछ लूं, अमेंडमेंट को हिंदी में बदलना वो उन्होंने कह दिया, और वो कैमराज ने उन्होंने कैच कर लिया, और कैच होने के बाद वो पूरा ऐसा चल गया कि जैसे संविधान बदलने की उन्होंने बात की हो या परिवर्तन कर देने सर ऐसा है। एक छोटी सी जानकारी, संशोधन की बात थी, अमेंडमेंट्स की बात थी। एक छोटी सी जानकारी दे दूं सबको, एज ऑफ 2025, अभी 2025 में हम लोग हैं, भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, 106, जिसमें से बीजेपी की सरकार सिर्फ 8 लेकर के आई है, बाकी उनके पहले की जो सरकारें आई हैं उन्होंने करेंगी, ये भी आपको बता दूं। मतलब almost 95 to 96 amendments have been brought in by other governments. BJP government has brought in 8.
but that's a separate issue. I want to ask you, सबसे ज्यादा इंदिरा जी की सरकार में हुए थे। सर इंदिरा जी की सरकार में हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हुए थे, और बहुत अमेंडमेंट जो है वो बहुत नेसेसरी थे सर, बहुत अच्छे अमेंडमेंट थे। जैसे आज भी फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग एल्स, व्हिच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। अमेंडमेंट इज नॉट बैड सर, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू अविरल मलिक साहब, ये जो मुकेश गांधी साहब ने जो बात कही है ना, वो मिस हो गई। मैं फिर आपको बोल रहा हूं सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज सर, दे हैव टू बी लिस्टेड। कहां भागेंगे ये लोग? सर आप मुझे बताइए, ये हाउ कैन दे डेयर टू डू दिस? आई वुड लाइक टू नो, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जिसकी भी हो, आज अगर सरकार ऑर्डर देती है कि भाई आपको सारी प्रॉपर्टी लिस्ट करके आपको ऐप के ऊपर डालनी है, ये वेबसाइट के ऊपर डालनी है, और आप नहीं डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बगावत हो गई ना देश के खिलाफ। आप बताइए मलिक साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% ये आपका एकदम करेक्ट तर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बगावत के साथ साथ ये पूर्ण रूप से गलत है, और ये सामने होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस प्रकार से कितनी वक्त की प्रॉपर्टीज हैं। और अगर ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, ये स्पष्ट नहीं होगा, तो मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से गलत है। और सरकार के कहने के बावजूद, निवेदन के बावजूद, आग्रह के बावजूद इस प्रकार की बातें करना, मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। और निश्चित रूप से आपके करोड़ों दर्शक हैं नेशन नाउ टेलीविजन चैनल के, तो जितने भी लोग निश्चित देख रहे होंगे, इसमें इस चीज को स्वीकार रहे होंगे कि भाई इस प्रकार की हरकत नहीं की जानी चाहिए, और इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए सर। सर यू हैव टू टेक एक्शन। मेरा सिर्फ ये कहना, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से लिया जाएगा। सो लेट्स गो टू डॉक्टर ढोने साहब। आज मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ सिराजुद्दौला बाय द वे, बैटल ऑफ प्लासी में जो आ रहा था, वहीं के मीर कासिम और मीर जाफर भी वहीं के हैं, मुर्शिदाबाद के। सर वहां पर वो क्या है, वो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई सर, नई बाबरी मस्जिद की। इसको कैसे देखते हो सर आप, जरा बताएंगे? आई बिलीव इवन ममता बनर्जी has condemned it. She said utter nonsense. We are not in favor of this. आप बताएं सर। बाबरी मस्जिद कौन बांध सकता है? सिर्फ बाबर बांध सकता है ना, या जिसका नाम बाबर जो हो, कोई किसी बाबर जिसका को नाम ले आएंगे बाबर हो। जी। अब किसी कोई बाबर नाम के आदमी ने बांधी तो वो कोई बाबरी मस्जिद, तो अब तो कोई बाबर है नहीं, तो उसको बाबरी मस्जिद क्यों कहेंगे? जी नहीं नहीं, गलत है। जो बाबर ने बांधी थी इसलिए उसका नाम बाबरी मस्जिद था। अरे मीर बाकी ने बांधी थी, बाबर बाकी के ये लिए। बाबरी मस्जिद है नहीं। जी प्रदीप जी प्लीज। और ये जो टीएमसी का जो ये हुमायूं विधायक कबीर, है हुमायूं कबीर कबीर जी, ये जो बोल रहा है, शायद बीजेपी वालों के साथ उसकी साठगांठ हो गई, कुछ जी। बात हो गई, या उसको कुछ बीजेपी ने डर दिखाया कि चल रहे भाई अब तो कुछ मुद्दे नहीं रहे, चल आजा मैदान में, नहीं तो हम ईडी लगा देंगे फिर तुझ पे। तो बेचारा आ गया उस मैदान में। यही है, दूसरा कुछ नहीं है दोनों सर। साहब अम्बेडकर ये देखिए, मैं आपको पूरे अरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जो पाकिस्तान चाहता है, वही काम भाजपा के लोग करते हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान में झगड़े होना, दंगे कराना, ये मकसद पाकिस्तान का है। डॉक्टर धोने वही काम है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नहीं, करती अम्बेडकर जी, है। डॉक्टर धोने इसीलिए भाजपा के नेताओं के और पाकिस्तान के नेताओं के संबंध बहुत बढ़िया है। अम्बेडकर जी, वो यानी अम्बेडकर जी जिना की भी तारीफ अडवाणी जी करते थे। महापरिनिर्वाण दिवस पर बीजेपी का कहना है हमने अंबेडकर जी का जितना विचार को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने अंबेडकर जी का स्टैचू तक पार्लियामेंट में नहीं लगाया, वो बीजेपी। तो बीजेपी कर रहा है अलग अलग चीज, कहते हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन अंबेडकर जी का सपना है, हमने पूरा कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने अंबेडकर का जितना विरोध करना था चुनाव में, वो बीजेपी का कहना। हाउ डू यू सी दैट? ये स्टेटमेंट किस प्रकार से देखते हो आप बीजेपी का? सर ऐसा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो जो चुनाव जीते थे, वो बांग्लादेश का जो एरिया बंगाल से जीते थे। तो फिर बंगाल जो एरिया था, जब पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसके बाद वो सीट उनकी रही नहीं। तो कांग्रेस ने ही अपने एक मुंबई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा के सदस्य को इस्तीफा देने को कहा, और उनके जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव लड़ाया और जिताया, और उनको मंत्री किया, और उनको मंत्री भी किया कांग्रेस ने। हालांकि वो कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया, उनको अपने कोटे से जिता भी दिया।
और बाबा साहेब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, वो 2 बार जीते हैं हमारे अकोला से, और दोनों बार जब उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन था उसी वक्त जीते हैं। और जब कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन नहीं रहता है तो चुनाव हार जाते हैं। तो उनको 2 बार जो जिताया, और इसके अलावा जो 4 सांसद एक साथ जीते थे दलित समाज के, जी ये बौद्ध समाज के 1998 में, तो 1998 में, तो वो 4 जीते थे। रासू गवई जीते थे, चीफ जस्टिस साहब के पिताजी प्रकाश अंबेडकर जीते थे, जोगेंद्र कवाड़ी जीते थे, और रामदास आठवले जी जीते थे। तो ये कांग्रेस के साथ अलायंस था तभी जीते थे। आज भी बौद्ध समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के पास है, वर्षा गायकवाड़ है या बलवंत वानखेड़े है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद दलित समाज से है। उन्होंने बहुत बड़ा बुद्ध विहार उनके गुलबर्गा में बांधा है। तो कांग्रेस तो बाबा साहब के विचारों पे ही चलती है, और हमने तो 370, बाबा साहब से 370 लेके तो उनके पोते तक को, और उनका जो उनको मानने वाला जो समाज है उनको न्याय देने का काम कांग्रेस ने किया है। और बाबा साहब अंबेडकर का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को देने का काम भी कांग्रेस के कांग्रेस सरकार ने ने ही किया किया। था। करेक्ट करेक्ट। तो आर्टिकल जब मैं कम सोनिया गांधी जी जब कहा कि नेहरू के लेगेसी को आप बिलिटल मत करो, आप कम मत करो, ये किस प्रकार से आरोप देखते हो? एक राहुल जी को जिस प्रकार से कर रहे कि डिनर में नहीं बुलाना, उनका ऑपोजिशन लीडर का स्टेटस को खत्म करना, ये दोनों चीज आप कैसे देखते हो दोरे साहब? नहीं, मुझे लगता है सर कि ये जो राजनाथ सिंह जो है ना, देखिए राजनाथ सिंह बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, और वो हमेशा जो है सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन अब उनकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मजबूरी रही है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। मुझे लगता है उनके मंत्रिमंडल में उनके मंत्री रहने पे कुछ तो भी खतरा मंडरा रहा है। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं, उसका देखना पड़ेगा, कुछ तो भी है। तो मोदी जी को खुश करने के लिए उन्होंने बोल दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, नहीं तो वो ऐसे नेता है नहीं कि ऐसा कुछ बोले। तो ये सब जो है पंडित नेहरू के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो मोदी जी है। मोदी जी को खुश करने के लिए सर एक चीज के लिए, हाँ जी लेकिन एक सर, चीज के लिए आप भी जरा जानकारी लीजिए, मैं भी लेता हूँ कि कुछ उनके मंत्रिमंडल पे रहने पे कुछ तो भी खतरा मुझे दिख रहा है। वो तो शुरू से इसलिए था, मोदी उसमें जी नई को बात खुश क्या है? करने के लिए उन्होंने बोला है, बाकी तो कुछ ये नहीं। उसमें नई बात क्या वो है? अंदर से सर, वो अंदर से जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सर राजनाथ सिंह जी यूपी के बहुत बड़े ठाकुर नेता हैं। हाँ। आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे डॉक्टर अविरल मलिक, वैसे इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन ठाकुरों में भी जो शिजरा होता है ना, 24 कैरेट ये वगैरह 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 जितने भी होते हैं, कौन सूर्यवंशी है कौन चंद्रवंशी है, और सूर्यवंशियों में भी 24 और अलग जातें होती हैं। सबसे उच्च कोटि की जात जो है इनकी है, किनकी? राजनाथ सिंह जी की। तो नेचुरली बहुत इनसिक्योरिटी है आसपास लोगों में। यूपी की जो पॉलिटिक्स होती है इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ कास्ट। लेकिन मैं आपको कुछ और बोलने वाला था, मैं तो आपको कंग्रेचुलेट करने वाला था सर, आपको मुबारक हो डॉक्टर ढोने। नरसिम्हा राव जी ने कुछ प्रॉमिस किया था 1992 में, 6 दिसंबर को शाम को जब एक मुस्लिम डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए गया था कि भाई आपने तो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन थी इस पे, उसके बावजूद स्टे ऑर्डर के बावजूद, तो नरसिम्हा राव जी ने एक वादा किया था कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी। अब बन रही है सर आपके सामने, देखिए, तो आपको मुबारक हो। मतलब नहीं, बहुत शुभकामनाएं। हमको क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई कांग्रेस पार्टी का अभी का स्टैंड है नहीं जी, ऐसा है नहीं। राइट। हाँ, अब आप बोले मुकेश गांधी, हाँ मुकेश गांधी जी आप ही के पास आ रहा था, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। मुकेश गांधी जी, मुकेश गांधी जी, आप अजित पवार, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप आपके विचार भी अच्छे हैं, लेकिन आप बीजेपी का समर्थन करने के चक्कर में बहुत बार गलत बोल जाते हैं। शायद आपको पता है वो गलत है। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता के जैसे बोलिए। देखिए अजित पवार साहब क्या बोलते, पूछिए आप अजित पवार साहब को पंडित नेहरू के बारे में, वो अच्छे ही बोलेंगे। और अजित पवार का आज भी अजित पवार की जो पार्टी है भले भाजपा के साथ है, लेकिन उन्होंने उनकी सेकुलर विचारधारा छोड़ी नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी पार्टी लाइन पे बने रहिए। गांधी साहब, हमारी मुकेश गांधी जी बोलिए। एनसीपी अजित पवार ग्रुप की
और वो बीजेपी के साथ में सपोर्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस का अपोजिशन करना, समाजवादी पार्टी का अपोजिशन करना, ये हमारा कर्तव्य रहता है। नहीं वो ठीक है, हाँ बस वो तो ठीक है। आप बीजेपी की मुझे भाषा मत मुझे ये बोलिए, मत बताइए, अजित पवार साहब को भी क्योंकि अच्छा देखो नहीं मैं लगता ये ऐसा बात। है, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले मैं हिंदुत्व, हेज माता, राष्ट्रीयत्व ये मानने वाला मैं बाला साहेब ठाकरे का एकदम स्टॉन्च फॉलोअर हूं। और हमारे देश में, हमारी देश की उन्नति करने की होगी तो हमें हमारी परंपरा, हमारा सनातन धर्म, इसके समर्थन में खड़ा रहना चाहिए, वो कोई भी पार्टी का हो। अगर वो नहीं खड़ा सर, रहेगा तो ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि भाई जो हिंदू जो लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो रही, नहीं सर, आप एक बात हिंदुओं समझिए में, दोस्त, मेरे उसके भाई, लिए कुछ बीजेपी ने करना चाहिए। मेरी बात महंगाई सुनिए बढ़ गई मेरे हिंदुओं भाई। पे। देखिए, आप कांग्रेस में जुड़े हैं, इसलिए आपको कांग्रेस की दो अच्छी नहीं बातें कांग्रेस का करनी छोड़ चाहिए। दीजिए, मैं उसका कांग्रेस की बात उसको नहीं, अभी उसको हिंदुत्व की बात करेंगे। मेरी जो मेरी बात महंगाई एक बढ़ी है है, हिंदू लोगों कि हिंदू लोग बहुत परेशान है। हिंदू लोग बिल्कुल परेशान नहीं है। नहीं है, परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी, हिंदू लोग परेशान है। अरे कोई हिंदू परेशान है इसलिए कि जिहाद के नाम पे मदनी ने वापिस जो पूरा मुस्लिमों का तुष्टीकरण का काम किया, उसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। इसके लिए हिंदू नाराज है कि क्यों समर्थन क्यों दिया? मोदी गवर्नमेंट किसने के क्या बोला सामने है? कोई आप मुझे स्ट्रॉन्ग बताइए किसने क्या बोला है, बोला है ना? किया है? देखिए ना, आज मदनी के सामने कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता ने कोई स्टेटमेंट दिया क्या? बात सुनिए, मदनी जब इतना बेफाम बोलता है और आज जिहाद की बात करता है, तब उसके सामने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ बोला क्या? कोई नेता नहीं बोला। सर सुनिए, अभी क्या है, देखिए मेरी बात मैं सुनिए, आपको बताता हूँ, ये मेरी बात सुनिए, मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए सर। हाँ। मेरी बात ये है दोस्त कि हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए लोग हैं। हमको हमारे देश के मूल्यों का जतन करना चाहिए। कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या किया, समाजवादी ने क्या कहा, उससे हमारा देश नहीं चलता। हमारी आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और आज मोदी जी ने जो विवेक बुद्धि से सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद में जो विद्रोह होकर के देश के विकास के लिए और आम आदमी के अमन चमन के लिए जो योजनाएं बनाई और कार्यक्रम किया, रशिया से क्रूड ऑयल भी मंगा करके, अमेरिका को भी सामने तमाचा लगा करके भी अपना काम किया, ये सब करने के पीछे वजह क्या है कि हमारी आम जनता सुखी हो। तो मेरे भाई, आप कांग्रेस में हैं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में हूं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमारा चर्चा का विषय है कि हम सबको मिलकर के इस देश के अमन को, चैन को और आम जनता के सुख को, रोटी का विकास करके साथ में काम करना है। नहीं तो हमारे देश की राहुल गांधी ने जैसी हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है, गांधी साहब क्रिटिसाइज करते हुए मोनोपोली बिजनेस, इंडिगो एयरलाइंस का फियास्को को राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये गवर्नमेंट, सरकार का मोनोपोली जो मॉडल है, उसका नतीजा है इंडिगो का फेलियर। उन्होंने कहा बड़े बड़े उद्योगपति मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, पूरे बिजनेस बड़े उद्योगपति अपने आपस में बांट के ले रहे हैं और छोटे छोटे उद्योगपति को कुछ नहीं मिल रहा है, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को कुछ नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने ऐसा एक बड़ा आर्टिकल लिखा है, तो किस प्रकार से देखते हो आप मैच फिक्सिंग, मोनोपोली, बिजनेस, बिग जनरेशंस? सर, आज के सिविल एविएशन के सेक्टर में आज 60% मोनोपोली इंडिगो को दी गई है। और ये इंडिगो का जो पूरा इश्यू हुआ है, असली मालिक कौन है? उसके अंदर राहुल गांधी के कुछ विचारों के साथ में मैं सहमत भी हूं, क्योंकि क्या है कि आज इंडिगो को 60% दिया, 1000 उनकी फ्लाइट है, 2200 के उनके रूट है, उनको दिए हुए हैं। और इतना बड़ा कंट्रोल देने के बाद में पायलट की जो एविएशन डीजीसीए डिपार्टमेंट ने जो नॉर्म्स रखे हैं पायलट्स के लिए, उनके वर्किंग आवर्स, उनके वीकली हॉलीडेज, ये किसी को इंडिगो फॉलो नहीं करती है। ये मेरे हिसाब से ये इंडिगो में ये जो भी क्राइसिस आई है जो एविएशन सेक्टर में अभी, उसका क्या कारण है
कि दिस इज द साइलेंट रेवोल्यूशन बाय द पायलट अगेंस्ट द मैनेजमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको क्यों इतना हल्का सा लिया है। आज 4 दिन से ऑल ओवर इंडिया के अंदर हजारों यात्री सफर हो रहे हैं, तकलीफ में है, लाखों और उनके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट की सर्विस देनी चाहिए। कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने लोगों का मुकेश ऑपरेशन गांधी डिले हुआ, साहब, मैरिज मुकेश गांधी साहब, एक सेकंड, आपको मालूम है, अरे मुकेश गांधी साहब, गवर्नमेंट सिविल one second, sir, one second. Sir, नहीं लिया। sir, 1 minute only, just a pause. I'll come back to you again. You continue speaking after I've spoken. This is just for your information. Sir, आपको मालूम है मुंबई पुणे का आज का रेट क्या है? मुंबई पुणे का 25,000 होगा। 61,000. फिर क्या बात है? 61,000 rupees to fly to Pune from Mumbai. That is it. Sir, ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है मुंबई टू दिल्ली का 85,000 हुआ था। 85,000. Yes, correct. तो राहुल गांधी क्या गलत कह रहा है? ही सेइंग मोनोपोली क्रिएट किया मैंने यही सरकार ने। कहा कि राहुल गांधी ने राइट टाइम पे ऑपोजिशन का काम किया है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। Yes. बोले सर आज सर एविएशन डिपार्टमेंट जो हमारा है, इसको गवर्नमेंट ने क्यों कोई मेजर नहीं लिए? गवर्नमेंट ने क्यों स्पेशल फ्लाइट्स नहीं उड़ाई? क्यों नहीं किया? इंडिगो How को can- इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? Sir, how can government इसके fly? पीछे पायलटों का आज तक जो शोषण इंडिगो ने किया है, उनके लिए बेचारे पायलटों का आवाज भी आज दबाया गया है। अरे गांधी दबाया। साहब, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया भेज दिया, इंडियन एयरलाइंस भेज दिया, गवर्नमेंट के पास क्या है अभी? What special flights will the government fly? कुछ भी है, पर government We don't have any planes. गवर्नमेंट को कंट्रोल द अरे प्राइसेस। मोदी जी Government चाहते हैं prices control करना पूरी चाहिए था। इमरजेंसी लगा करके, माने वो इंदिरा गांधी वाली नहीं, पर एविएशन सेक्टर की जो है वो सेक्टर को मदद के लिए इंडिगो के ऊपर चेकअप करके 2 आदमी को ऑफिसरों Not को बिठा required. करके सिविल एविएशन से काम करा सकते हैं। Sir, you are missing. आज क्या हो गया? You are देखिए, missing the point. ये जो एविएशन इंडस्ट्रीज है ना सर, कुंभ का मेला हो या कोई नॉर्मल रूट हो, किस तरह से कस्टमरों को ब्लैकमेल करके, उनका इमोशनल फायदा लेकर के, उनकी तकलीफों का Yes. फायदा लेकर के किस तरह से ज्यादा पैसा कमाना, But DGCA is to ये blame. दुकान को चेकअप करना चाहिए। Sir, why don't मोदी you जी put को the blame? और हमारी गवर्नमेंट ऑफ अरे गांधी साहब, why don't you put the blame where blame is due? DGCA ने 3 के 4 महीने पहले और उसके पहले 1 साल से ये बातचीत चल रही है, ये डायरेक्टिव भेजा था with regard to number of hours etc. Why didn't they follow up? कि भाई ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? If DGCA had followed up, there would have been no problem. सर, ये सो गए, इन्होंने कहा कि हमने सर्कुलर इशू कर दिया, 4 दिन पहले वो दैट सर्कुलर came into effect. यू आर राइट। नहीं गांधी साहब, What is this? राहुल गांधी जी जब मिली कह रहे बात, हैं, मिली राहुल बात। गांधी जी आगे देखो, राहुल गांधी जी ने कहा या अपर सर्किट, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सरकार का काम है कि इसके ऊपर बढ़ गया तो उसको रोकना, इसके ऊपर बढ़ नहीं। आपके स्टॉक मार्केट जब 5% से ऊपर जाता है, कैसे सर्किट ब्रेक हो जाता है? यहाँ एयरलाइन फेयर में क्यों नहीं है? बार बार ऐसा हो रहा है कि 3-4 दिन सरकार लूटने देते हैं, लूटो लूटो लूटो, और उसके बाद सरकार इंटरफेयर करे। ये पहले दिन में क्यों नहीं इंटरफेयर? ये इश्यू के ऊपर तो बड़ा इश्यू कांग्रेस होंगे या आप बीजेपी के लोग होंगे, हम सबको मिलके एविएशन की ये जो करप्शन प्रैक्टिस है और मिसमैनेजमेंट प्रैक्टिस है, उनके सामने आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो हमारी एविएशन इंडस्ट्री इतनी बदनाम हो जाएगी कि जिनके पूरे वर्ल्ड में बेमिसाल क्रिटिसिज्म होने वाली है और हो गई है। अरे सर, मेरी बात से भी लोग आकर सुनिए. के यही पूछते हैं कि इंडिया का एविएशन सेक्टर इतना पुअर हो गया है, इतना Sir, मिसमैनेज हो गया है। at one time we had more than 12 private airlines. आज सिर्फ 2 या 3 रह गई हैं. आप मेरी बात सुनिए, अविरल मलिक साहब, आप बताइए, आपको लगता नहीं कि एविएशन सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करनी चाहिए? और उस इंक्वायरी का क्या हुआ सर? एक बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठी थी, हमारे आदरणीय सम्मानीय मित्र हैं प्रफुल्ल पटेल साहब, जो एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं मुकेश गांधी साहब के पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ, फिर डीमर्जर हुआ, फिर मर्जर हुआ, फिर 100 एयरबस इंडस्ट्री से प्लेन्स खरीदे गए, उसमें से काफी जो है अभी तक सड़ रहे हैं। सर, आप मुझे बताइए, who took this decision? Because it could not have been only Praful Patel.
There had to be a cartel, there had to be some bureaucrats over there who must have done it. उस इंक्वायरी का क्या हुआ? वो इंक्वायरी भी ठंडे बस्ते में डाल दी जब से प्रफुल्ल पटेल साहब आपकी तरफ आ गए। अब आप मुझे बताइए सर, और आज जो क्राइसिस है, इट स्टेम्स फ्रॉम दैट क्राइसिस। लेट मी टेल यू दिस, वी हैव टू वेक अप सर। एक जमाने में आपके पास दमानिया एयरवेज हुआ करती थी, जेट एयरवेज थी, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस थी, सहारा एयरलाइंस थी, मोदी लुफ्ट थी, ना जाने कितनी एयरलाइंस थी, ऑल डूइंग वेरी वेल। एंड सडनली लुक एट इट नाउ, पीपल कांट गेट अ फ्लाइट। We can't get a flight. What kind of a country are we? Are we Pakistan? अविरल मलिक साहब, what's going on? आपको लगता नहीं सरकार को बहुत सीरियसली लेना चाहिए इसको? सर कल ये चीज कल हमारे रेलवेज में भी ना आ जाए, उसका मुझे डर है। 100% होगा, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी जरा एविएशन की बात कर लें। डॉक्टर मलिक जी प्लीज बोलें सर। नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से जो आपने विषय उठाया बिल्कुल गंभीर है, और ये गंभीर समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इससे मुकर नहीं सकता, कोई भी इस चीज को मना नहीं कर सकता। और जहां तक विषय एक तरीके से इस मुद्दे पे, मैं तो चाहूंगा इस मुद्दे पे राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये गंभीर समस्या और हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। यात्रियों को कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार से किसी यात्री को कोई समस्या ना हो, किसी भी नागरिक को कोई समस्या ना हो, ये केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में शामिल है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जहां तक विषय है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस पर निरंतर नजर बनाए हुए है, इसको मॉनिटर कर रही है। और पर्टिकुलरली जितने जल्दी से जल्दी ये संकट, ये समस्या समाप्त हो सके, ये तत्काल प्रभाव से समाप्त होगी, इसमें कोई मैं समझता हूँ दो राय नहीं है। ये हमारी सरकार के संज्ञान विषय, बहुत गंभीर विषय सामने आ रहा है। बहुत से वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि एक तरीके से बहुत ही दुखद हैं और दिल दहला देने वाले हैं। सरकार ने, डॉक्टर मलिक, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट था जिसमें प्रफुल्ल पटेल और पूरे ग्रुप को उन्होंने दोषी ठहराया था, जो फियास्को जब प्रफुल्ल पटेल जी थे सिविल एविएशन मिनिस्टर। मगर मोदी साहब ने उस फ्रीडम रिपोर्ट को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जब पूरे टीम यहां पर आ गए। चलो वो विषय नहीं, मगर सरकार का काम है तुरंत निर्णय लेना। 4 दिन आप रुके, स्काई रॉकेटिंग प्राइस, महाकुंभ के टाइम वक्त पर भी ऐसे ही रॉकेट हो रहा था प्राइसेस, तब भी आप कंट्रोल नहीं किए। प्राइस कंट्रोल आपका हाथ में, आपको तुरंत ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट हर चीज थोड़ा 5% ऊपर पड़ता है, 10% पूरा ठप हो जाता है, आप अलाउ ही नहीं करते उसके। तो आप ये अपर सिक्योरिटी क्यों इंपोज करते हो? सरकार 4-5 दिन क्यों पब्लिक को लूटने देते? लूटपाट चल रहा था, 1-1 लाख 2-2 लाख टिकट सबसे। तो ये ब्लैकमेल जो एयरलाइन जो पैसेंजर्स का है, ये आप होने क्यों दिया? ये वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेट में आपको तुरंत मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड इंफॉर्मेशन हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, आप रोका नहीं है। डॉक्टर मलिक, ये मिली भगत है सर, पूरी मिली भगत है, सरकार और एविएशन इंडस्ट्री दोनों। नहीं देखिए, जहां तक विषय 2-3 पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जहां तक विषय एक तरीके से मोनोपोली का, किसी की मोनोपोली नहीं चलने दी जाएगी और ना चलने दी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक प्राइसेस का विषय है और जिस तरीके से मोनोपोली और मनचाहे रेट्स तय करने का विषय है, वो किसी रूप में नहीं होगा, ना होना चाहिए। और जिस तरीके से बहुत से लोग वेट कर रहे हैं और समस्या हो रही है, और राजीव जी ने भी इस विषय को उठाया कि फ्लाइट्स को बुक करने में दिक्कत आ रही है, फ्लाइट्स नहीं मिल रही है, तो मैं समझता हूँ एक गंभीर समस्या है और इसका जल्द से जल्द तत्काल समाधान होगा। हमारी केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर इसी विषय पर लगी हुई है और जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। पूरी सरकार इस चीज को मॉनिटर कर रही है और जहां तक विषय एक तरीके से लगने का विषय या संकट पैदा होने का विषय, जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो भी लोगों से किस प्रकार से उसमें पेश आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, यह भी स्पष्ट। अरे वो क्या करेंगे सर? एम्प्लॉइज क्या करेंगे? आपका काम करता कि प्राइस इतना बढ़ेगा नहीं, आपने नहीं किया, 4-5 दिन लूटपाट। सर डीजीसीए बाय द वे हैज विथड्रॉन दैट सर्कुलर, दे फोर्स्ड डीजीसीए टू विथड्रॉ दैट सर्कुलर। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिगो ने डिसाइड किया क्राइसिस होगा, डीजीसीए अपने आप विथड्रॉ करेगा सर्कुलर ये, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन हायरिंग न्यू पायलट्स एंड न्यू क्रूज। डॉक्टर ढोने मतलब इंडिगो वाले जो हैं और बाकी सब एयरलाइन वाले जो हैं, उनका क्राइसिस को होने तो देखा जाएगा क्या होगा। लोग जब चिल्लाएंगे, चीखो पुकार होगी, अपने आप विड्रॉ करेगी डीजीसीए। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं गांधी साहब। डॉक्टर ढोने इंफॉर्मेशन दीजिए सर प्लीज। ये चर्चा के अनुसंधान में ये कौन सा कानून एविएशन इंडस्ट्री में बना है कि जिसके कारण गवर्नमेंट इतने टिकट फेयर के जो ब्लैक हो रहे हैं, राइट, करेक्ट, कंपनियों के द्वारा जी। सो लेट्स गो टू लेट्स गेट डॉक्टर ढोने's ओपिनियन। गवर्नमेंट ने, डॉक्टर ढोने योर ओपिनियन सर। दिखाना चाहिए पब्लिक को। डॉक्टर ढोने योर ओपिनियन। गवर्नमेंट चेक इन नहीं कर सकती है।
डॉक्टर ढोने, योर ओपिनियन सर, आप बताएं नहीं सर, ये तो दिख रहा है, अभी सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, टीवी चैनल पे तो कम आता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि चैनल जो है, टीवी चैनल, ये तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि सरकार के खिलाफ जा रही है नहीं बात। नहीं 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 सर, तो आप भूलते हैं धोने जी, टीवी चैनलों ने इसके बारे में बहुत खुल के क्रिटिसिज्म किया है गवर्नमेंट का। आज तक होगी, इंडिया टीवी है, इवन डीडी न्यूज ने भी इनकी नहीं, वो क्रिटिसिज्म की है। नहीं, शायद फिर इसलिए भी किया होगा कि उनको बहुत लगा बहुत कि की हुई दिक्कत हो है, सकती है। क्योंकि नहीं, लोग ठीक बहुत है, परेशान है, देखिए लोगों का सरकार इश्यू की अगर ये देखिए सरकार की विफलता का प्रतीक है। सर, उन्होंने चेतावनी दिए थे, सरकार का काम था कि इमरजेंसी के लिए लोग जाते हैं फ्लाइट से, कोई खुशी से नहीं जाता है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, जल्दी पहुंचना है, वही लोग जाते हैं। तो ये सरकार का काम था कि जब किसी ने दिया है, कुछ चेतावनी दिया है कि हम बंद करेंगे, तो तुरंत इस पे हस्तक्षेप करके उस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए था, और उस इंडिगो कंपनी को कहना चाहिए था कि भाई इस पे आप तुरंत, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया होगा कि तुरंत किया, उन्होंने मिनिस्टर को भी लेटर लिखा होगा कि हमारी ये डिमांड है, कंपनी को दिया होगा, अखबारों में भी आया था। तो इसके बावजूद भी अगर ये होता है तो ये सरकार की विफलता का प्रतीक है, दूसरा कुछ नहीं है। और दोरे साहब, जनता को बहुत मुश्किल से इससे गुजरना पड़ रहा है। राहुल गांधी, और ये से देखिए लोग मर रहे थे। आप कश्मीर के जो है, कश्मीर में जो हुआ था, जो मारे थे लोगों को, हिंदुस्तानियों को मारा था, तो उस वक्त होटल वालों ने पैसे नहीं लिए क्योंकि बीच में छोड़ के जा रहे हैं। जो टैक्सी वाले थे उन्होंने पैसे नहीं लिए, लेकिन फ्लाइट वालों ने रेट 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिए थे। यस यस, तो ये ऐसे लोग हैं सर, इनमें इंसानियत कुछ है नहीं, ये मुनाफाखोर लोग हैं। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी धोने साहब खुलेआम जो ओपन लेटर लिखा है, उन्होंने आर्टिकल के माध्यम से लिखा, मोनोपोली बिजनेस के जो बड़े बड़े ग्रुप्स है वो मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, बिजनेस सब अपने आप ये ले लो, मैं वो ले लूंगा, मैच फिक्सिंग चल रहा है। इंडिगो, यही इंडिगो का ये उदाहरण देते हुए ने कहा ये भी मैच फिक्सिंग हो रहा है। गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग मोनोपोली मॉडल, जैसे मुंबई में आप देखो, महाराष्ट्र में अडानी अडानी अडानी, सब जगह अडानी, मोनोपोली पूरा अडानी जगह, कहीं और कोई दूसरे ग्रुप। तो इस पर राहुल जी खुलकर बोले, दोनों साहब। ये एयरपोर्ट भी दे रहे सर, और वहां पे आपको पता है व्हील चेयर का रेट क्या है? व्हील चेयर यहाँ से वहां तक लेके जाने के 3-3 हजार रुपए ले रहे सर। व्हील चेयर की प्राइस ही उतनी रहती है, जितनी प्राइस में व्हील चेयर मिलती है उतना तो रेंट ले रहे हैं, इतनी मुनाफाखोरी हो रही है सर जी। अडानी कोई अच्छा आदमी नहीं है, और कोई अंबानी भी अच्छा आदमी नहीं है, ये नफेखोर लोग है, मुनाफाखोर लोग है, और ये सरकार से सस्ते दार जमीन लेते हैं, हॉस्पिटल बनाएंगे और उसमें भी लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। अब जैसे मोदी जी के दोस्त है, मोदी जी को भी चिंता नहीं देश की, उनको भी चिंता नहीं है, यही। और मैं एक बात कहना चाहता था सर, गांधी जी ने जो बोला है ये महमूद मदनी साहब के बारे में, तो आपको एक याद दिलाऊं कि महमूद मदनी साहब जो है ये जमीयतुल हिंद के अध्यक्ष है जी। और इनका जब परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान में आए थे, उस वक्त होटल में जो एक जगह पे प्रोग्राम हुआ, वो उस हॉल में भी ये थे, तो उन्होंने उनको क्या बोला था आपने देखा होगा शायद, जी, याद है। यही वो महमूद मदनी साहब थे। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को कहा था कि आपको ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। करेक्ट। तो ये अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि हाँ, इस देश में हम रहते हैं तो इस देश का 70% हिंदू, उन्होंने बोले, मैं बहुत कम बात बोल रहा हूँ, हालांकि ये 90% है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं 70 ही बोल रहा हूँ, ये 90% इस देश के हिंदू है जो मुसलमानों के मसले मसाइल और इस पे जो कुछ संकट आता है तो मुसलमानों के साथ में है। तो आपको हमारी एक गुजारिश है कि इसके बाद जब भी आप कुछ बात करेंगे तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का नाम मत लीजिए, ये उन्होंने उनके मुंह पे बोला था। और हमारे जो सवाल है, मसले मसाइल है, जो हम पे जुल्म भी होते हैं, तो हम हमारे आपस में निपटाने को हम सक्षम हैं। इस देश के हिंदू भी हमारे साथ में है, सरकार से हम संघर्ष करके वो कर लेंगे। आपको बड़ी मेहरबानी है कि आप हमारे इसमें मत पड़िए। ये परवेज मुशर्रफ को बोलने वाले, ये है हिंदुओं की तारीफ करने वाले जमीयतुल हिंद के महमूद मदनी साहब है। मदनी साहब, आज अगर उनको लग रहा है
कि कुछ दबाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को, तो उन्होंने कुछ बोला है। अच्छा, मैंने उनका भाषण भी सुना है। उन्होंने बोला है कि हम अगर संघर्ष करेंगे तो हमको मालूम है कि इसमें हमारी मौत आएंगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम हिंदुओं को मारेंगे। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से बोला है कि संघर्ष करेंगे तो हो सकता है पुलिस मारेंगी, जो भी है, तो हमारी मौत आएंगी, लेकिन हम मौत से डरेंगे नहीं, हम संघर्ष। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद संघर्ष। ये जिहाद का जो मुद्दा बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, वो इस्लाम में है। उनके धर्म में जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, अच्छे काम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करना, किसी चीज की अच्छे बात के लिए, ये जिहाद का मतलब है। अब भारतीय जनता देखिए, मुसलमानों में भी है कुछ कट्टरपंथी लोग जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, महमूद मदनी साहब बहुत जिम्मेदार, आप उनके हमेशा देखिए, वो कभी मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं करते। मैंने उनके बहुत सारे स्पीच सुने हैं। तो ये महमूद मदनी साहब को अगर ये बोलने का उनपे वक्त आ गया इस तरह से, तो सरकार ने समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है हमसे। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया उन्होंने, क्या सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम? दोनों यस, बराबर, बिल्कुल बराबर, और दो बिल्कुल डिसीजंस को चैलेंज किया। बाबरी मस्जिद का डिसीजन गलत था, ट्रिपल तलाक का डिसीजन गलत था, बाबरी मस्जिद का डिसीजन गलत था, और ट्रिपल तलाक का डिसीजन गलत था। ऐसे जब एक सीनियर लीडर अगर पूरे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता है, और आप कैसे समर्थन कर सकते हो उसको? नहीं सर, देखिए, महमूद मदनी साहब ने जो बोला ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने क्या बोले। देखिए, उन्होंने बोले कि जनता में ऐसा, देखिए उन्होंने ऐसा बोले कि जनता में ऐसा मत हो गया, ऐसा माहौल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों के दिल में ऐसी भावना हो गई। ये उनके शब्द है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों को लग रहा है कि यह न्याय नहीं हो रहा, ये लोगों में भावना है। तो ये बोला है उन्होंने, क्लैरिफिकेशन भी दिया है उन्होंने। सनातन धर्म के आगे इसमें आजकल चुकादा दे रही है, मुस्लिमों की भैया उनके जो चाचा है, सुनिए, महमूद मदनी साहब के जो चाचा है अरशद मदनी साहब, उन्होंने खुल के बोला है कि इस देश, हम भी पहले हिंदू थे, बोला है उन्होंने खुल के कि जो बोलते हैं घर वापसी घर वापसी, घर वापसी का मतलब ऐसा है, बोले कि हम जो धर्म में थे उस धर्म में हमारी वापसी। तो उन्होंने खुल के बोला है कि हम हिंदू थे, एक बात। दूसरी बात उन्होंने बोले है कि ये दुनिया का जो पहला, बोले ये जो आया है, जो कुरान आया है, वो अफगान की भूमि पे आया है, उतरा है। जो आपने ये जो आए थे मोहम्मद पैगंबर साहब, ये अफगान की धरती पे, अपने सऊदी पे धरती पे आए हैं, ये बोला। और दुनिया का पहला इंसान जो है, वो जिसको बोलते हैं आदम, उन्होंने बोले हम आदम बोलते हैं, और हिंदू लोग उसको आदमी बोलते हैं। और हमने पूछा कि मनु क्या है, आप लोग मनु बोलते हैं, तो बोलते मनुष्य है। तो वो जो आदमी है, दुनिया का पहला आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो ईव आदम बोलते हैं, जो दुनिया के सबसे पहला जोड़ा था, जो पहला आदमी था, वो उससे दुनिया बनी है। उन्होंने खुले बोला है कि वो हिंदुस्तान में था, इसका मतलब वो हिंदू था। और उन्होंने बोले हम भी पहले हिंदू थे। तो ये जो पूरी दुनिया थी है ना, ये पहले हिंदू ही थी। और आपको एक बात बताओ, इस्लाम और ये क्रिश्चियन और यहूदी, ये एक ही है, ये कोई अलग अलग नहीं, एक ही धर्म से निकले हुए लोग हैं। सबको, सब अब्राहम को मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं। सपोर्ट किया मोदी जी को सुनिए बात, तो ये जो है मदनी जो है, उनके चाचा और महमूद मदनी साहब, ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं सर, ये अच्छे लोग हैं। आप उनको ऐसा मत बोलिए। अगर वो कुछ बोलते हैं तो सरकार ने समझ लेना चाहिए कि कुछ गलती हो रही है अपने से। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने मोदी को सपोर्ट किया, मोदी जी को सपोर्ट किया खुलेआम। ट्रिपल तलाक, आप ट्रिपल तलाक को प्रश्न कैसे उठा सकते हो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पे? सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट की बात है। अरे भैया, उनके विचार देखिए आप। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने खुद के बोला है कि आप हमारे झगड़े में मत पड़ो, इस देश का 90% हिंदू हमारे साथ है, ये बोला था उन्होंने। ऐसे आदमी भी आप चक्कर समर्थन करना माने जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोले, भैया सुप्रीम कोर्ट गलत डिसीजन दे रहे हैं, ऐसी लोगों में भावना बनी हुई है, लोगों में भावना बन गई कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, ये भावना बन रही है। वो भावना उन्होंने बताई, बाकी कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? वो चंद्रचूड़, शर्म आनी चाहिए चंद्रचूड़ को। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश के नागपुर के निकल गए, वो तो नागपुर के निकल गए,
उन्होंने तो खाकी चड्डी पहनी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के जज पे बैठ गए चेयर पे और बात करते हैं, आरएसएस की भूमिका लेते हैं, तो अब कोई विश्वास नहीं रहा सर सुप्रीम कोर्ट पे लोगों का। लेकिन मौलाना मदनी लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट भी इंसान है। सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से सांसद बने, राज्यसभा में गए, बिक गए जज सुप्रीम कोर्ट के। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो भगवान हैं। सर मौलाना मदनी साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड सुप्रीम ओनली एज लॉन्ग एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्टेड देयर। अगर संविधान को सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है तो सुप्रीम है, अगर संविधान से ऊपर हटके अलग जाता है तो सुप्रीम नहीं है। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। ऐसा मौलाना मदनी सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है सर कि संविधान के खिलाफ जाने का। और ट्रिपल तलाक वाज रॉन्ग, वो क्लियर कट का ये दो जगह पर हो गया। आपको बताओ सुप्रीम कोर्ट की क्या बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, सरकार उसको रद्द कर सकता है। ये सरकार के हाथ में है सर। सुप्रीम में क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फाइनल हो गया। ट्रिपल तलाक में धोने साहब मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को सपोर्ट किया, पूरे ओवरवेलमिंग वोट दिए हैं मोदी जी को। मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट किया ट्रिपल तलाक में मोदी जी को। सर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने वही डिसीजन दिया है जो कुरान में है जी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आप नहीं दे सकते। तो मदनी एक साहब झटके कैसे में उसको तलाक refuse कर तलाक सकते हैं? तलाक ऐसा। अभी छोड़ दीजिए सर, पूरी बातें हो गई। अभी जाके एक पिक्चर आया था, वो पिक्चर भी देख लीजिए। अभी उसमें कौन सारी सा? कहानियां आपकी क्लियर हो जाएगी। कौन सा पिक्चर? अभी बाद में बात करेंगे। अभी सर नहीं अभी सर टाइम सर हो गया है, सर मुझे सर ये शादी जो में है जाना विवेक अग्निहोत्री, राजीव जी, मैं उनके रजा उनका लेता हूं, एक सर। पिक्चर हिट हो गया। मुझे बाद में शादी में पिक्चर जाना चलाने है। हिंदुओं को बहुत गाले होगा, देने लग गए। सारे Great, हिंदू Gandhi देश sahab, के thank हिंदू you for ऐसे joining वैसे। us. Great pleasure. Thank you. But I hope Aviral Malik sahab, Dr. Dhone, Mukesh Gandhi sahab, all three of you will work together to solve this civil aviation crisis. Sir, ये civil aviation का crisis बहुत बड़ा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको एकदम फौरन सॉल्व करना पड़ेगा। DGCA ने अपना सर्कुलर भी वापस ले लिया है। एंड इंडिगो, मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, इंडिगो हैज सक्सीडेड इन ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट। मैं बोल रहा हूँ आपको सर, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सर्कुलर आया था कि पायलट्स के ऊपर आप ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, रात को उनको ज्यादा फ्लाइट्स नहीं दे सकते, दे कैन नॉट फ्लाई फॉर मोर देन 8 आवर्स एट अ टाइम। सर, इट इज एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब इंडिगो को और पायलट हायर करने नहीं है और स्टाफ हायर करना नहीं है। दे हैव क्रिएटेड दिस क्राइसिस। सीधी बात है सर, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ये मुनाफाखोर लोग हैं जी। अविरल मलिक साहब, आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर इस पे? इंडिगो वो ये बोलेंगे ये जल्दी सुलझ जाएगा, ऐसे हो बोलेंगे, जाएगा, बाकी क्या बोलेंगे? सुलझ जाएगा सर। एक्चुअली 10 दिन में ऐसे सुलझ बोलेंगे, जाएगा। ऐसे बोलेंगे। सर 10 दिन में सुलझने वाला है, लेकिन जो डीजीसीए का सर्कुलर है वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे, 6 महीने के बाद करना पड़ेगा। डॉक्टर अविरल मलिक, आप बताएं सर। इट हैज टू बी डन सर, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सर्कुलर। अविरल मलिक साहब, जो डीजीसीए ने या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो निर्णय लिया है वो पैसेंजर सेफ्टी के लिए लिया है। आप बताएं सर। डॉक्टर मलिक प्लीज। मलिक साहब, Dr. Malik is not there with us right now. So, well, right, Dr. Dhone, thank you very much for joining us. Lekin, I would request people to read the Babri Masjid judgment. You might find it very revelatory. काफी जगह तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट इवन लुक्ड एट द फैक्ट्स। मतलब anyway, राम मंदिर तो बन गया अभी। जय श्री राम to everybody. जय श्री राम sir. Thank you very much. Dr. Dhone, so nice of you sir. थैंक यू सर। Wonderful, wonderful to see you. Wonderful, wonderful, Dr. Dhone. That's it. Well, that was a nice discussion, but अब ऐसा है सर, let's be very clear, the Indigo is one. Indigo ने अपनी बात मनवा ली है सर, प्रदीप जी. They didn't want that circular to be implemented. That's it. If some airline is defying the government, because it definitely means that somebody within the government is supporting them. Yes. Because इतने कोई एयरलाइन में दम नहीं है कि सरकार से पंगा ले। दुरुस्त बात है सर, and we all know who. या तो जान करके कहीं क्राइसिस क्रिएट कर दिया जाता है ताकि अडानी साहब आकर के एयरलाइन को खरीद सके या किसी और चीज को खरीद सके। यहाँ पर ऐसा नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर जो असली ओनर है इंडिगो के वो बहुत बड़े आदमी है सर, उनसे तो अडानी जी भी डरते हैं। लेकिन मैं क्लियर कट आपको बात बता रहा हूँ, हाँ अभी भाटिया साहब हैं जो ओन करते हैं इंडिगो एयरलाइंस को, लेकिन जो सरकार ने सर्कुलर दिया था प्रदीप जी वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। यू कैनॉट पुट सो मच ऑफ प्रेशर ऑन योर पायलट्स, पायलट भी इंसान है सर, पायलट एरर एनीथिंग कैन हैपन, देयर कैन बी एक्सीडेंट्स, मतलब ये क्या है, दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। खैर जो भी है, that is just about it as far as we are concerned. I hope this crisis gets resolved very very fast and I hope we are able to say goodbye to Mr. Gautam Gambhir and Ajit Agarkar. लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्यों? क्योंकि आज हम जीतने वाले हैं, आज मैच जीत जाएंगे तो by 2-1 we would have won this ODI series against South Africa. So these two Johnnies would have saved their jobs. सीधी बात है, क्योंकि आज प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कुलदीप यादव साहब ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी और अभी रोहित शर्मा साहब 75 रन बना करके आउट हुए हैं, ये यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बना ली है और अभी विराट कोहली साहब खेल रहे हैं 41 रन पे, तो मतलब जीतना तकरीबन तय है हिंदुस्तान का, अनलेस देयर इज अ मेजर कोलैप्स और समथिंग। और उसके बाद गौतम गंभीर एंड अजीत आगरकर विल गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, सीधी बात है। सो दिस इज टेरिबल, बट द मैनर इन विच दे हैव सिंगल्ड आउट मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज एंड सरफराज खान इज एब्सोल्युटली टेरिबल। बहुत लोगों का ये मानना है कि कहीं एंटी मुस्लिम लोग तो नहीं है, क्योंकि तीनों मुसलमान हैं, आपने उनको बाहर कर दिया, ये बात तो उठेगी, जबकि मैं मानता हूं दैट दीज गाइज आर नॉट एंटी मुस्लिम एट ऑल, बिल्कुल नहीं है, मान करके चलता हूं मैं। वो क्या है, सरफराज खान जबान का जो है वो कैसा है सबको मालूम है, और उसके पिताजी तो और भी माशाल्लाह हैं सरफराज खान के, और सिराज का जहाँ तक सवाल है क्या हुआ है वहाँ पे मुझे मालूम नहीं है। और मोहम्मद शामी को लेकर के शुरू से ही अजीत आगरकर साहब बड़े इनसिक्योर थे, क्योंकि Mohammad Shami's record is huge, humongous. He has the best record among all our bowlers in both ODIs and in Test matches. Yes. So मतलब apart from T20 में इतना नहीं है, लेकिन बाकी दोनों फॉर्म में तो सर मोहम्मद शामी का मुकाबला नहीं है। In fact, his record is better than जसप्रीत बुमराह। अब वहां पर अजीत आगरकर साहब क्योंकि खुद भी पेस बॉलर हुआ करते थे तथाकथित तौर पे, तो people say, and I believe that he is very insecure of people like Mohammad Shami and Mohammad Siraj. That's it. और जहां तक जसप्रीत बुमराह का सवाल है, क्योंकि बुमराह साहब एक्चुअली कम फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद के हैं, गुजरात के हैं, वहां पर किसका सपोर्ट है उनको सबको मालूम है, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। सो द डे बुमराह सेज आई वांट टू प्ले, दे विल बी फोर्स्ड टू मेक हिम प्ले। बट ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज नॉट द वे टू रन क्रिकेट, दिस इज नॉट द वे टू रन क्रिकेट। Just because we are going to win this particular series against South Africa does not mean the problems are over. The problems are still there. And by the way, it is again Rohit Sharma and Virat Kohli who are saving you. Yes. Again, the very people that these two Johnnies wanted out. You can't help them retire, because unless the second string of a team is totally, Yes. playable, I mean they can really face the pressures of the game. Right now it seems they just buckle like 9 pins. That's so right. We require Rohit and we require Virat to stay for a long time till you nurture this talent out there. That's right. And build a lot of maturity within them. Correct है। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर साहब तब खेलने आए जब कपिल देव वो कैप्टन, बिल्कुल। कपिल देव की कैप्टनसी में आए सर, कब की Yes. बात है, मतलब he has faced वकार यूनुस and वसीम अकरम and इमरान खान was the captain on the other side. Yes. मतलब अगर आप सचिन तेंदुलकर को यहाँ से लेकर के आ गए और आपने कपिल देव को बाहर निकाल दिया होता तो क्या हाल होता अभी इंडियन क्रिकेट टीम का, मतलब हद होती है सर ये, मतलब दिस इज टेरिबल। यू कांट रन एनी टीम ऑन पर्सनल प्रीडिलेक्शन, यू कांट डू दैट, राइट? विराट कोहली इज आल्सो स्कोर्ड 50, ही इज नाउ ऑन 57 एंड यशस्वी जायसवाल इज ऑन 107। तो आप जिन दोनों को बाहर करना चाहते थे, ये दोनों जॉनी जो है यहाँ पे, And they win. they are the ones who are helping you win. Continuously performing. And they are playing for India. Most importantly, प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, Yes. विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो गौतम गंभीर और अजीत आगरकर के लिए नहीं खेलते, वो भारत के लिए खेल रहे हैं, which is why they are India's pride. So is the case with Mohammad Shami, so is the case with Mohammad Siraj, and so is the case with Sarfraz Khan. इनको लगता है कि इनके घर की टीम है, इनकी टीम नहीं है साहब। जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा इन दोनों को, अगर ये अच्छा करते हैं तो ठीक लगे, we will also support them. लेकिन you can't treat this as your personal or private enterprise. You can't. That's it. That's all I'm saying. Well, that's just about it for tonight's show. Pradeep ji, you want to say something, please, in summary? When you click to that icon, subscribe. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation,
Nation Now. Subscribe to the channel, click on the subscribe icon, and you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ। और अभी हिंदुस्तान को जीतने के लिए सर क्या है, 14 रन बनाने हैं। 14 रन बनाने हैं 67 बॉल में, 67 So बॉल्स में। Virat can't reach a century. No, I doubt it. No, he can't. But Yashasvi Jaiswal has scored a century. Fantastic. Rohit Sharma has scored 75. Virat Kohli scored back-to-back centuries in the first two ODIs. Right now, he's not out on 57 or 51. I don't know, whatever it is. I think it's 57. So all I'm saying is, great for India. Not so good for Gautam Gambhir and Ajit Agarkar. And it also shows that unless Rohit and Virat are there in this opening and middle order, India can't cannot, win. you can't win. You can't score. You need Virat Kohli and Rohit Sharma They right are there. the pillars of strength in batting, and that really takes it up. And you need a finisher as Yes, far as yes. bowling is concerned. Bilkul, bilkul. Our bowling attack is very weak. Let this win not fool you. Let's be very clear. Against a better team or on a different pitch, South Africa could have won. Or any other team could have won. You need a finisher. It could be one. It could be just Mohammad Shami or Mohammad Siraj, or it could be just Bumrah, but you need one of them. Let's be very clear. Anyway, that's been our opinion right from day one, and that's all we've got for you. We need your comments. We would like you to comment, and we would like you to, as Pradeep ji said, subscribe to the channel. Channel को subscribe जरूर करें. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One day in Matra. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai.